Okay, now. Well, now see here. Today we are going to take here the skeletal systems, another topic, that is the bones of upper limb. Upper limb means you see this is the upper limb, means you have to take here the bones related to pectoral region, related to the scapular region, because they are connecting the arm with the trunk here. So you see that in the pectoral region above you have here, see this clavicle, see the important landmarks of the clavicle. You will watch here the scapula, its important landmarks. And then you will see that there will be humerus that is connected here and making a joint with the scapula. And now the humerus starts, you know that it's a long bone. Like the clavicle is also a long bone, but it's a modified long bone. Because almost all the long bones are vertically placed, but you know that this clavicle is horizontally placed. All long bones have the medullary cavity, but the clavicle doesn't have it. And you will see that remaining bones like the radius and the ulna, these are the bones of the forearm. And then we have multiple bones here in your hand. They are making the skeleton of the hand. Articulated, you see here almost 8, now 5, 13 and 14 more. 27 bones are present just in your hand. And they are making multiple joints also. तो ये आप यहाँ पे देखने वाले हैं. तो इसको यहाँ पे हम देख के सबसे पहले आ रहे हैं इस बोन्स पर. ये बोन्स में लेके भी आया हूँ, ओरिजिनल बोन्स हैं. यहाँ हम इनको करने की कोशिश करेंगे. लोअर लिम्ब के जब हम बोन्स लेंगे तो फिर यहाँ पे लेबॉर्ट्री से मंगवा लेंगे हम लोग बोन्स. तो अभी ये बोन मेरे पास हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं और ओरिजिनली इनको सामने भी आपको दिखा देते हैं. और इनके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखने हैं जो आपके सिलेबस में हैं मौजूद. तो यू सी दिस बोन्स. सो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब आपने जनरली देखा होगा कि ये मैंने रफली एक ही डायग्राम, एक ही जगह पर हमने इसको यहाँ रखा है. जैसे आप देखें ये क्लेविकल, बिहाइंड वी हैव गॉट स्केपुला, देन दिस इज ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, एंड देन विल बी दी हैंड. इसको लेके आ जाएं. वो सबसे पहले आप क्लेविकल को देखें. अब देखिए ये क्लेविकल देखेंगे ना आप, ये पूरा देख रहे हैं. उसके बाद स्केपुला को देखना होगा, ये ग्रीन कलर का जो इस वक्त आप देख रहे हो. फिर ये ग्रीन जो आपको यहाँ दिखाया है ह्यूमरस. फिर ये देख रहे हैं आप लेटरल साइड से इन फोरआर्म रेडियस. फिर मीडियल साइड से उसी के साथ पैरेलल अल्ना. और आखिर में आप देखोगे ये हैंड. हैंड में ये होते हैं कार्पल्स. वी हैव 8 कार्पल्स इन 2 रोज. फर्स्ट रो विल बी द प्रॉक्सिमल, देन इज द डिस्टल रो. आप देखें यहाँ से प्रॉक्सिमल रो है ये और डिस्टल रो है ये टोटल मिला के 8 कार्पल्स. एंड दे आर कनेक्टेड हियर बाय मीन्स ऑफ द जॉइंट्स बाय 5 मेटाकार्पल्स. ये मेटाकार्पल्स हैं. ये भी लॉन्ग बोन्स हैं, बट दीज आर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स यू कॉल देम, बिकॉज दे हैव 1 एपिफिसिस. तो इसको कहते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स. ये मिनिएचर लॉन्ग हैं, ये भी लॉन्ग बोन्स, क्योंकि इनमें भी वही है, 1 अपर एंड, लोअर एंड एंड शेफ्ट. लॉन्ग बोन उसको कहते हैं, लेंथ के हिसाब से नहीं कहते. तो ये आपको लॉन्ग बोन्स नजर आएंगे ये भी. और उसके साथ लगे हुए होते हैं इन डिजिट्स के, फिंगर्स के बोन्स, उनको कहते हैं फेलेंजीज. उन फेलेंजीज में वी हैव 2 फेलेंजीज इन योर थंब एंड 3 फेलेंजीज ईच इन योर 4 फिंगर्स. और ये जो फेलेंजीज है ना आपके, जिसमें से ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स थोड़ा बड़ा है, मिडिल थोड़ा छोटा है और डिस्टल तो बिल्कुल छोटा है. ये इतना छोटा बोन भी लॉन्ग बोन है. दीज आर ऑल्सो लॉन्ग बोन्स. तो देखिए इससे अंदाज़ा हुआ कि कहाँ फीमर 2.5 फीट का लॉन्ग बोन है और कहाँ ये 2 मिलीमीटर का बोन भी लॉन्ग बोन है. तो लेंथ नहीं होती है लॉन्ग बोन, वो नहीं होता जो लेंथ के हिसाब से लॉन्ग हो. ये होता है जिसकी अपर एंड, लोअर एंड और शेफ्ट हो. जिस बोन में भी ये होगा वो लॉन्ग बोन होगा. और ये एक और मिनिएचर लॉन्ग बोन की किस्म है, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स. तो आपने यहाँ पे देखा एक नॉर्मल, एक क्लासिक लॉन्ग बोन्स भी हैं, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स भी हैं और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी हैं. तो लिम्ब के अंदर आपको तीनों वेराइटीज़ लॉन्ग बोन्स की मिलती हैं. तो ये आप चीज़ देख रहे. और इसके साथ साथ जो स्केपुला है ये एक फ्लैट बोन है. इट्स अ फ्लैट बोन. कहीं कहीं इरेगुलर बोन भी लिखा हुआ है इसको, लेकिन इट्स अ फ्लैट बोन. तो स्केपुला इज़ अ फ्लैट बोन जो आप यहाँ पे देख रहे हो. इन्हीं को देख के, जैसे मेटाकार्पल्स मैंने बताया, जैसे आगे से फेलेंजीज हैं जिसमें से प्रॉक्सिमल फेलेंक्स
और उसके बाद मिडिल फेलेंक्स और आखिर में डिस्टल फेलेंजीज। तो ये डिस्टल फेलेंजीज है, और इनको देख के सबसे पहले आप आ जाएं स्केपुला पे, सारी क्लेविकल पे। क्लेविकल के कितने एंड्स बताए मैंने? 2 एंड। एक एंड जो होगा क्लेविकल को, अगर आप देखेंगे ना, एक एंड वो होगा जो स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाएगा, इसलिए उस एंड को कहते हैं स्टर्नल एंड। एक एंड वो होगा जो स्केपुला के साथ जॉइंट बनाएगा, और स्केपुला का वो प्रोसेस जो आपको दिखाएंगे स्केपुला में, उसका नाम है एक्रोमियन, जो आपका शोल्डर टिप बनाता है। जो आप शोल्डर टिप देखेंगे ना, आप अपने शोल्डर के जहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी प्रोमिनेंस होगी, ये आपका एक्रोमियन है, और यहाँ जॉइंट बन जाता है। तो हम इस एंड को कहते हैं एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड, एक्सटर्नल एंड, ये 2 एंड्स होती हैं, और उस बीच में होती है उसकी बॉडी या शेफ्ट। तो हुआ ना लॉन्ग बोन, तो ये एक और लॉन्ग बोन है। देखें आप इसको यहाँ डायग्राम में, तो फिर मैं इसको रियली में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखें ये एंड कौन सा है? एक्रोमियल एंड, और ये तो बीच में, तो ये इसका एक्सटर्नल एंड। हो गया क्लियर? आ जाएं आप यहाँ पर। ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ देखनी है यहाँ पर आन कर, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सी नाउ, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा कैमरा में भी दिखाऊंगा, तो आप जो बैठी हुई हैं ना, थोड़ा देखिएगा कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है, क्लियर है काफ़ी, ठीक है ना। अगर ये फ्रेम से निकल जाए ना तो थोड़ा मुझे आप इशारा करना। तो आप यहाँ पे देखें कि ये क्लेविकल है, ठीक है। जिनको नज़र नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये क्लेविकल है। अब क्लेविकल के अंदर आप देखेंगे ना, ये क्लेविकल आपको देखो, अब आप अपना क्लेविकल फील भी कर सकते हैं। इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक ये पोर्शन होता है बड़ा वाला मीडियल, इसको 2/3 कहते हैं, मीडियल 2/3, और ये होता है लेटरल 1/3। और ये जो जंक्शन होती है ना क्लेविकल की, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 की जंक्शन, ये ख़ास तौर पे ये जगह है जो उमूमन चोट लगने से फ्रैक्चर होती है। द पॉइंट विच इज़ एक्चुअली मोर वल्नरेबल फॉर फ्रैक्चर इज जंक्शन बिटवीन मीडियल 2/3 एंड, क्योंकि आपने दोनों जो पोर्शंस होते हैं, ये मीडियल 2/3 देखें, ये आगे से उभरा हुआ ऐसे एक कॉन्वेक्स है, पीछे से कॉनकेव है, लेकिन लेटरल 1/3 आगे से कॉनकेव है, पीछे से कॉन्वेक्स है। तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये वाला जो मिडिल पोर्शन है इससे वल्नरेबल है। ये आप खुद अपना भी देख सकते हो, मिडिल जो 2/3 है ये आगे से देखिए उभरा हुआ होता है, और लेटरल 1/3 देखो आगे से डिप्रेस्ड होता है, कॉनकेव होता है, और इसके जंक्शन पे ये जो है ये उमूमन आपको ये दोनों इस जगह पर ये वल्नरेबल होता है। ख़ास तौर पे कोई आदमी अगर आउट स्टेज हैंड पे गिरता है, ऐसे चोट हैंड पे लगती है, लेकिन हैंड से वो जो इम्पैक्ट होता है वो आपके रेडियस अल्ना से होते हुए ह्यूमरस पे आता है, ह्यूमरस पे आके स्केपुला पे आता है, और जैसे क्लेविकल से वो वेव पास होती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। डायरेक्ट इंजरी से तो होगा ही, इम्पैक्ट इंजरी से भी होता है। कोई ऐसे तरीके से गिर जाए और टक करके क्लेविकल टूट जाता है। किस जगह पे? ख़ास तौर पे मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 की जंक्शन पे। तो इसकी 2 एंड्स और इसकी बॉडी, ये क्लेविकल के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। सीधा आ जाएं आप दूसरे बोन पर। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे देखी, एक्रोमियल एंड, बॉडी एंड, एक्सटर्नल एंड। आ जाएं आप दूसरे बोन पर। चलो ह्यूमरस से पहले चलो मैं आपको स्केपुला दिखा देता हूँ। ठीक है, सीधा स्केपुला पे आ जाते हैं। बेटर यही है कि सेकंड बोन शुड बी स्केपुला। अब स्केपुला मैंने बताया ये एक फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन हर उन जगहों पे होते हैं जहाँ पर कैविटीज़ बनती हैं, जहाँ पे सरफेस यानी जहाँ पे कवरेज ज़्यादा चाहिए वहाँ फ्लैट बोन्स होते हैं। देख लें आप इस फ्लैट बोन को, पहले आप देखिए इसके कुछ पार्ट्स देखें। अब देखें ये आपका स्केपुला है। स्केपुला पे जनरली आप यहाँ पे देखो कि स्केपुला आपके बॉडी में किस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, आपके बॉडी में प्लेस कैसे है? ऐसे आपका है थोरेसिक केज, ये थोरेसिक केज के साथ ये रिब्स के साथ ऐसे रखा हुआ है। छोड़ देंगे ना नीचे गिर जाएगा। ये किसी के साथ ज्वाइंट नहीं बना रहा फिलहाल, ये सिर्फ ह्यूमरस के साथ ज्वाइंट बनाएगा, और इसके साथ साथ ऊपर क्लेविकल के साथ। वर्टिब्री के या रिब्स के साथ कोई ज्वाइंट नहीं है इसका। आप इसको ऐसे रखेंगे ना रिब्स के साथ तो नीचे गिर जाएगा। अब ऐसे भी नहीं गिरेगा क्योंकि ये मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई ज्वाइंट नहीं है इसका।
तो इसका मकसद देखिए, इसका एक सरफेस वो होगा जो रिब्स को टच कर रहा होगा, एक ये, और दूसरा सरफेस जो इसके पीछे होगा। पीछे वाला सरफेस इसको आप हाथ लगा सकते हैं, आगे वाले सरफेस को आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो किस तरफ है, रिब्स की तरफ है। तो जो रिब्स की तरफ है उस सरफेस को कहते हैं इंटीरियर सरफेस, और जो पीछे की तरफ है उसको कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। जो इंटीरियर है उसको वेंट्रल भी कह सकते हैं, रिब्स को टच कर रहा है तो उसको हम कॉस्टल सरफेस भी कह सकते हैं। और उस सरफेस को अगर आप देखोगे तो उस पर रिब्स के निशान भी होते हैं, थोड़ी सी डिप्रेशंस होती हैं, क्योंकि रख रख के डेवलपमेंट के टाइम पर ही उसकी निशान बन जाते हैं। तो वो होता है इसका क्या, कॉस्टल या इंटीरियर सरफेस, और पीछे की तरफ होता है डार्सल या पोस्टीरियर सरफेस। इसके दोनों सरफेस पहले देखें आप। यहाँ ये सरफेस है, देखें ये निशान देख रहे हैं, ये आप किसके निशान है, रिब्स के, ये रिब्स की तरफ है, तो ये इसका इंटीरियर सरफेस है। अगर ये इंटीरियर है तो मैं पीछे की तरफ ये दिखाऊंगा, ये पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस पे ये उभरा हुआ ये प्रोजेक्शन होता है, इसको कहते हैं स्पाइन। ये स्पाइन अगर आप चाहें, अभी आप हाथ लगा के देखें, टिप ऑफ द शोल्डर से लेके ऐसे चलते जाएंगे तो ये उभरा हुआ आपको फील होगा। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के निशान है। देखें अपनी फ्रेंड्स का, कोई मसला नहीं है, आप भी उसका देख लेना, फिर फील हो रहा है ना। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। तो यू हैव स्पाइन ऑफ स्कैपुला ऑन द बैक साइड एंड यू हैव ऑन द वेंट्रल साइड, इंटीरियर साइड, इंप्रेशंस ऑफ द, बेटा बात नहीं करो, इंप्रेशंस ऑफ द रिब्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस देखें। अब इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस के बाद, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर बोन है, तो जाहिर है ट्रायंगुलर बोन के 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। इसका ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, क्योंकि इस तरफ मौजूद है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। ये इसका लेटरल बॉर्डर है। अब ये आप इसको कहते हैं वर्टिब्रल बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर, ये है इसका लेटरल बॉर्डर, और ये ऊपर है इसका सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर ठीक है, सुपीरियर होता हुआ आएगा, थोड़ा खात्मे से पहले ये इसकी नॉच बन जाएगी एक, इसको कहते हैं सुप्रा स्केपुलर नॉच। नॉच यानी यहाँ बोन थोड़ा कटा हुआ है, ये क्या है, सुप्रा स्केपुलर नॉच है जी, इस सुप्रा स्केपुलर नॉच। अब सुप्रा स्केपुलर नॉच के बाद जैसे ही सुपीरियर बॉर्डर और कंटिन्यू रहेगा, एकदम से ये प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। दिस इज कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका वर्टिब्रल बॉर्डर है या मीडियल बॉर्डर, और ये इसका लेटरल बॉर्डर है। 3 बॉर्डर्स हैं, और 3 बॉर्डर्स में ये इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, इसमें ये नॉच है एट द एंड, एंड बिफोर जस्ट आफ्टर द एंड देयर विल बी अ प्रोसेस। तो सुपीरियर बॉर्डर से हमारी जान छूटेगी तब जाके जब बनेगा उसका आखिरी हिस्सा प्रोसेस, नाम होगा उसका कोराकॉइड प्रोसेस। ये बॉर्डर हो गया, ये वर्टिब्रल हो गया, और ये आपका एक्सिलरी बॉर्डर हो गया, यानी ये आपका लेटरल बॉर्डर हो गया। 3 बॉर्डर से क्या, सिर्फ 3 बॉर्डर के 3 एंगल्स भी बनेगी। ये इसकी इंफीरियर एंगल है, ये इसकी सुपीरियर एंगल है, और यहाँ इसकी लेटरल एंगल है। लेकिन ये लेटरल एंगल ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि लेटरल एंगल पर ये एकदम से कैविटी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे कैविटी। इस कैविटी का नाम है ग्लेनोइड कैविटी, और यही है वो ग्लेनोइड कैविटी जो दरअसल ह्यूमरस के हेड को अकोमोडेट करेगी, तो जॉइंट बन जाएगा। कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट तो टाइप है, उस जॉइंट का नाम क्या है, कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट तो उसकी शक्ल है। मैं आपको बोलूंगा कि ये इसका नाम क्या है, वो बोलेगा इसकी ओवल शेप उसका फेस है, मैं जान लूंगा कि इसका नाम क्या है, नाम लो उसका, शोल्डर जॉइंट। वो तो उसकी टाइप बॉल एंड सॉकेट है। तो अगर बॉल एंड सॉकेट ना होता तो क्या ये शोल्डर जॉइंट ना होता क्या, वो तो टाइप है इसकी, तो इट इज शोल्डर जॉइंट। तो ये शोल्डर जॉइंट बनाएगा। तो शोल्डर जॉइंट कौन बनाता है, 2 चीज़ें, जॉइंट है तो ज़ाहिर 2 तो होंगी, कम से कम 2। एक होगी क्या, ग्लेनोइड कैविटी, और दूसरा उस तरफ से कौन आएगा, कौन, ह्यूमरस। इसलिए इस जॉइंट का ऑफिशियल नेम है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। ग्लेनो क्यों, ग्लेनोइड कैविटी, ह्यूमरल क्यों, हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो मिलके ये है सॉकेट, वहां से आएगा बॉल, बॉल होगा हेड ऑफ ह्यूमरस,
सॉकेट होगा ग्लेनोइड कैविटी, इसलिए उसकी टाइप बन जाएगी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहेंगे उसको शोल्डर जॉइंट, ऑफिशियली उसका नाम है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो लेटरल एंगल पे हमें क्या मिलता है? ग्लेनोइड कैविटी। इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, 3 इसके बॉर्डर्स, 2 इसके सरफेसेस। चलें इसको दिखाता हूं आपको मैं रियल में। ये है स्केपुला, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वाहिद बोन है जो आज ओरिजिनल नहीं है। ये प्लास्टिक का जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके पास ये सारे जितने भी बोन्स होंगे आर्टिफिशियल होंगे, और ये बोन भी आर्टिफिशियल है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है स्केपुला। एक सरफेस ये है, एक ये है। इनमें एंटीरियर कौन, पोस्टीरियर कौन? एंटीरियर ये जो स्मूथ है, और पोस्टीरियर वो जिसमें स्पाइन है। तो ये इसका एंटीरियर सरफेस और निशान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे निशान ये देखना, ये फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। तो ये है क्या? वेंट्रल या कॉस्टल सरफेस, और पीछे इसका पोस्टीरियर सरफेस है। ये इसकी 3 एंगल्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर ये है, कौन सा? वर्टिब्रल या मीडियल, और एक ये ऑब्लिक बॉर्डर ये है लेटरल, और ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर के खत्म होने से पहले ये नॉच आ जाती है, सुप्रास्केपुलर नॉच, सिर्फ नॉच के फिर ये प्रोसेस बन जाता है, और इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये और इसके साथ इसके एंगल्स देखिए, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, और ये लेटरल एंगल के पास मौजूद ये ग्लेनोइड कैविटी, और इसमें ये फिट हो जाएगा हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म जॉइंट, जिसको हम कहेंगे शोल्डर या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ये आगे बात समझ ली। अब यहाँ ये तो आपने देखा, लेकिन असल जो चीज़ यहाँ पे जो बार बार हम फील करते हैं यहाँ पर, वो है स्पाइन ऑफ स्केपुला। देखें पहले इसको, तो मैं बताता हूँ। देखिए ये है स्पाइन ऑफ स्केपुला। ये स्पाइन ऑफ स्केपुला जब आप देखेंगे तो इतना मोटा है कि इसकी 2 तो लिप्स हैं। ये ऊपर की लिप देखें, ये इसकी लोअर लिप देखें, और इसके बीच में जो होगा इसका सरफेस होगा, चौड़ा है ना इतना। तो ये ऊपर क्या है? इसकी सुपीरियर लिप है, और नीचे क्या है? इसकी इंफीरियर लिप है। ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि अचानक ये बड़ा प्रोसेस बन जाएगा? और यही वो प्रोसेस है जो टिप ऑफ शोल्डर बनाता है। इसको बोलते हैं एक्रोमियान, और यही एक्रोमियान है जिसपे क्लेविकल का लेटरल एंड बैठ के जॉइंट बना देता है। इसलिए इस क्लेविकल के लेटरल एंड का नाम हमने डाला था एक्रोमियल एंड। याद करें आप, इसको क्या बोलते हैं? ये एक्रोमियल एंड है ये, और इसको हम कहते हैं एक्रोमियान। ये किसके ऊपर हैंग कर रहा है? ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर। और कोराकॉइड भी किसके ऊपर था? ग्लेनोइड कैविटी। इसको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो जो हेड शोल्डर जॉइंट बना रहा है वो ऊपर न जा सके। ये दिखाता हूँ आपको कि ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बोन्स उसको ऊपर जाने नहीं देंगे। तो आपका ये जॉइंट काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, वरना ये ना होते ना तो आराम से आपका जॉइंट निकल जाता। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है स्पाइन ऑफ स्केपुला, और स्पाइन ऑफ स्केपुला ने पीछे के सरफेस को आगे की सरफेस की तरह क्या एक ही रहने दिया, या 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया? एक हिस्सा स्पाइन से ऊपर, एक हिस्सा स्पाइन से नीचे। जो स्पाइन से ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, नीचे वाले को कहते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। वो जो आगे था क्या वो ऊपर नीचे है कि एक ही है? इस एक ही वाले को कहते हैं सब स्केपुलर फोसा, ऐसे भी बोलते हैं। ये पूरा सरफेस मिला के एक डिप्रेस्ड एरिया बन जाती है, इसको हम कहते हैं सब स्केपुलर फोसा। चलिए इसको देखें यहाँ पर इस बोन के साथ। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि बैक से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये है क्या? स्पाइन, और स्पाइन में ये इसकी अपर लिप, ये इसका लोअर लिप, और ये इसकी क्रेस्ट, और क्रेस्ट चलते चलते ये इतना बड़ा प्रोसेस बन जाएगी। कौन सा? एक्रोमियान। और एक्रोमियान हमने यहाँ पे देखा कि ग्लेनोइड कैविटी को सपोर्ट दे रहा है ताकि हेड हो तो ऊपर न जा सके। क्या सिर्फ ये दे रहा है कि कोराकॉइड भी दे रहा है? अंडरस्टैंड? ये आपका सरफेस, और इसकी वजह से 2 सरफेसेस बन गए, एक फोसा अबव सुप्रास्पाइनस फोसा, और एक ये बिलो इंफ्रास्पाइनस फोसा। लेकिन वेंट्रल में तो कोई फोसा एक ही होगा, सब स्केपुलर फोसा इसको कहते हैं। ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जो आपने स्केपुला में मार्क करने हैं, ये समझ गए। और इनको जब मार्क करोगे तो वो जो तुमने मसल्स किए हैं ना पीछे, उनकी अटैचमेंट्स भी आपको आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली, सुप्रास्पाइनेटस मसल, वो सुप्रास्पाइनेटस मसल यहाँ से ओरिजिन लेता है, सुप्रास्पाइनस फोसा से।
इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ से लेता है, इंफ्रास्पाइनेटस से, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनस फोसा से, सब इसके पिलर्स यहाँ से लेता है ओरिजिन। तो बोन एक्चुअली हमें पहले करने थे, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, बोन हमने बाद में की, ये अब आप करेंगे तो मसल आपके कुछ और आसान हो जाएंगे। अब आपको अटैचमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं। चलें आ जाए तीसरे बोन पे। बंद कर। ये देखें आप बोन, ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस को देखें, ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन है, अपर एंड, लोअर एंड एंड शेफ्ट। ये देख रहे हैं, ये इसकी अपर एंड है, और अपर एंड में मेन चीज़ क्या है? हेड। और हेड किस में फिट हो गया? गैलेनोइड कैविटी में, गैलेनोह्यूमरल बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ अ जॉइंट नेम शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट यहाँ बन गया। और देखिए शोल्डर जॉइंट ऊपर नहीं जा सकेगा स्टेबल, क्योंकि इसको दो प्रोसेसेस, बोनी प्रोसेसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप ऊपर नहीं जा सकते। एक है कोरैकोइड प्रोसेस और एक है एक्रोमियन। तो ये है इसका हेड। तो ये आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं हेड है। अब जैसे हेड के बाद फौरन आ जाता है नेक, ठीक है। अब देखें, अगर देखें आप खुद का अपना भी देखें, ये हेड है, उसके बाद ये नेक है। नेक कुछ तो होगा ना, 4-5 इंच तो होगा यहाँ पर नेक, तो इसका भी नेक होना चाहिए, थोड़ा ट्रेवल करे, थोड़ा लंबा हो। इसका नेक लंबा नहीं है, इसका हेड और नेक ऐसे, अभी आपने देखे ना कुछ लोग जो थोड़े नॉर्मल होते हैं उनका नेक होता ही नहीं, सीधा हेड ट्रंक पे रखा हुआ होता है लाइक दिस, नेक नज़र ही नहीं आता। इसका भी नेक है ही नहीं एक तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये है इसका क्या? हेड। हेड के बाद फौरी तौर पे आपको सिर्फ लाइन नज़र आएगी एक बस। क्यों लाइन नज़र आएगी? क्योंकि इसका कोई विजिबल नेक है नहीं। यानी इसका मकसद है कि इसका जो हेड है किसके ऊपर रखा हुआ है? बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, नेक सिरे से है नहीं, सीधा ऐसे रखा हुआ है। जैसे ना आप अपने हेड को ऐसे करते हैं तो सीधा लगेगा जैसे शोल्डर पे रखा हुआ है आपका, नेक आपका नज़र ही नहीं आएगा। लगभग ऐसा ही हाल इसका भी है। तो ये जो आपको कंस्ट्रिक्टेड पार्ट नज़र आ रहा है इसको नेक बोलते हैं, ये है ही नेक। तो ये हेड है और ये नेक है। और नेक के बाद क्या शुरू हो जाना चाहिए? बॉडी। तो उसके बाद बॉडी है, और बॉडी के बाद ये इसकी लोअर एंड है। तो अपर एंड में एक ही चीज़ है, वो है हेड, और उसके बाद आ जाएगा नेक। नेक एज सच विजिबल नहीं है, जस्ट कंस्ट्रिक्टेड एक रिंग सी बनी हुई है। इसको कहते हैं, नेक हैं वैसे, लेकिन इसको बोलते हैं सही मानों में एनाटॉमिक नेक। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिक नेक, इसको एनाटॉमिक नेक बोलते हैं। आपसे एनाटॉमिक बोलने की क्या ज़रूरत है? आगे कोई और भी आएगा क्या नेक? आगे एक और नेक आएगा, वो नेक होगा नहीं, लेकिन वो क्योंकि नैरो होता है हम समझते हैं शायद नेक है, उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। वो आएगा, लेकिन सर्जिकल नेक विल बी ए पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ, इट इज नेक और इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। वो बॉडी का हिस्सा है, लेकिन नैरो होने की वजह से उसको बोल देते हैं एनदर पार्ट ऑफ एनदर नेक, लेकिन उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर फ्रैक्चर में इन्वॉल्व ये होता है। ओल्ड एज में, फीमेल में ख़ास तौर पे, मेनोपाज के बाद जब मेंसेस बंद हो जाते हैं और ईस्ट्रोजन की सप्लाई विथड्रॉ हो जाती है, अब नहीं रहती, तो ये बोन्स थोड़े से पोरस हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सुनी होगी आपने, ये इसकी वजह से होती है। और इसकी वजह से ख़ास तौर पे वो जगहें जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं उनमें से ये भी है। कभी भी कोई गिरेगा ना, ये क्लिक हो जाएगी इधर से, क्योंकि ये पोरस हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अब वो इतने कोलेजन नहीं रहते, क्योंकि ईस्ट्रोजन विथड्रॉ हो गया है, ये टाइम के साथ वीक हो जाएगा। तो अगर कोई चोट लगी तो ज़्यादा चांसेस हैं ये यहाँ पर, या नीचे रेडियस का लोअर एंड, ये उमूमन फ्रैक्चर हो जाता है। ओल्ड एज में ख़ास तौर पे फीमेल में बड़े कॉमन है ये। तो इसको हम इस वजह से सर्जिकल नेक भी कहते हैं। हालांकि ये नेक नहीं है, एक तो नेक नहीं है, वजह यह है कि ये बॉडी का हिस्सा है, लेकिन नैरो पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ शेफ्ट और द बॉडी इज़ कॉल्ड नेक। और सर्जिकल इसलिए क्योंकि ये फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, तो सर्जरी के केसेस में ज़्यादातर इसका फ्रैक्चर आता है, इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल हियर द नेक। तो ये है हेड और ये है नेक, सर्जिकल नहीं, इसका नाम एनाटॉमिकल नेक है। उसके बाद बॉडी शुरू हो जाएगी, और जैसे बॉडी शुरू हो जाएगी, बॉडी के शुरू होते ही दो ट्यूबरकल्स आपको नज़र आएंगे, एक लेसर एक ग्रेटर।
ये ऊपर से देख रहे हैं ये देखिए छोटा सा, और दूसरा ये ग्रेटर। तो ये क्या शुरू हो गया, शेफ्ट शुरू हो चुका है। और शेफ्ट के दो लैंडमार्क फौरी तौर पे, लेसर टुबरकिल, ग्रेटर टुबरकिल। देखें इसको आप, ये देखें, ये बनाया क्या हमने, हेड, और ये रिंग लाइक क्या बनाई, ये एनाटॉमिक नेक। और उसके बाद क्या शुरू हो गया, बॉडी। और बॉडी को फौरन क्या शुरू हो गया, ये ग्रेटर टुबरकिल और ये लेसर टुबरकिल, ये देखें। और ये नीचे ये बॉडी का कंस्ट्रिक्टेड ऊपर का हिस्सा, इसका नाम पड़ जाएगा, हालांकि सर्जिकल नेक, इट्स नॉट नेक, इट इज बॉडीज अपर नेरो पार्ट। मिसनोमर है नेक, सही मानों में ये नेक नहीं है, लेकिन हम इसको बोलते थे सर्जिकल नेक। तो ये सर्जिकल नेक है। और इस सर्जिकल नेक के साथ ये आपका बॉडी के ये हिस्से हैं, ग्रेटर टुबरकिल और लेसर टुबरकिल। ये देखें, ग्रेटर टुबरकिल, और ये देख रहे हैं ये ग्रेटर है, ये लेसर है, क्योंकि दो डायग्राम आए नहीं, इस वजह से मैंने दोनों में रख दिया। ये लेसर टुबरकिल है, ये वाला, और ये जो है ये क्या है, ये ग्रेटर टुबरकिल है। अब ये जो लेसर टुबरकिल है, इसके साथ एक क्रेस्ट नीचे जाएगी, ये भी दिखाता हूँ। और ये ग्रेटर टुबरकिल है, इसके साथ भी एक क्रेस्ट आएगी। ये है क्रेस्ट, ये वाली जो क्रेस्ट है, ये उल्टा आ गया, ये वाली जो क्रेस्ट है ये लेसर टुबरकिल के साथ नीचे आई है, और ये क्रेस्ट ग्रेटर टुबरकिल के साथ नीचे आई है। और अगर ये दोनों क्रेस्ट आ जाएंगी तो इसके बीच में ग्रूव क्रिएट हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटर टुबरक्युलर ग्रूव, या इसको हम बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं। जैसे ये आपने देखा, ये क्रेस्ट फॉर द लेसर और ये है क्रेस्ट फॉर द ग्रेटर, और इसके बीच में ये जो जगह क्रिएट हो जाएगी, इसको हम कहेंगे सल्कस ग्रूव। इस ग्रूव में कुछ ना कुछ पास होगा, इसमें आपका बाइसेप्स का टेंडन पास होता है यहाँ से, जो इस वक्त यहाँ से आता हुआ भी नजर आ रहा है आपको। तो इसका नाम क्या होता है, इंटर टुबरक्युलर सल्कस। तो ये है क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर टुबरकिल और ये है क्रेस्ट ऑफ द लेसर टुबरकिल, और इसके बीच में ये होगा इंटर टुबरक्युलर सल्कस। ये देखें यहाँ से, ठीक है। और ये पूरी बॉडी है आपकी। चलें इसको देखें, दोनों क्रेस्ट को भी और इंटर टुबरक्युलर सल्कस को भी। ये देखें आप यहाँ, ठीक है। ये है क्या, ग्रेटर टुबरकिल, कैसल टुबरकिल है कि इसकी क्रेस्ट भी नीचे आ रही है, और ये देखें क्रेस्ट, ठीक है। ये है क्या, क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर टुबरकिल। क्या ये क्रेस्ट ग्रेटर की है कि लेसर की भी है, क्या ये दोनों की क्रेस्ट है कि इसके बीच में सल्कस है, ये इंटर टुबरक्युलर सल्कस है। यहाँ से बाइसेप्स का लॉन्ग टेंडन अपीयर होकर यहाँ से गुजरेगा, इसलिए इस इंटर टुबरक्युलर सल्कस का नाम बाइसेप्टल सल्कस भी है, क्योंकि बाइसेप्स यहाँ से गुजरता है। और यहाँ ये क्या था, सर्जिकल नेक था। और इसके बाद ये सारी जितनी भी देख रहे हैं वो बॉडी है, बॉडी या शेफ्ट जिसको हम कहते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, शेफ्ट। तो आप यहाँ पर शेफ्ट को देखें कि ये शेफ्ट किस तरीके से, ये ग्रीन कलर का पूरा शेफ्ट है। इस शेफ्ट में इसका पोस्टीरियर सरफेस होगा, लेटरल होगा, मीडियल होगा, जो भी है। लेटरल सरफेस पर एक रफ आपको ट्यूबरोसिटी मिलेगी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर आप बॉडी पे फील करेंगे, अंडरस्टैंड, अगर आप बॉडी पे फील करेंगे तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ऑलमोस्ट इस जगह, किस जगह, जहाँ डेल्टॉइड ख़त्म होता है उस जगह पर ये ट्यूबरोसिटी मिलेगी। ये देख लें आप यहाँ किस सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे, ये देख रहे हैं, ये रफ सरफेस। इस पे आपका ये डेल्टॉइड इस पे इंसर्ट होता है। डेल्टॉइड ओरिजिन लेता है स्केपुला और क्लेविकल से, पूरी टोपी बना के यहाँ पर शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करता हुआ ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। किस जगह, इस जगह, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये रफ सरफेस जो वी लाइक लेते हैं आप, इसको हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और यहाँ से बैठ के ऊपर जो खींचेगा तो ये एब्डक्शन कराएगा आपके ह्यूमरस की। इसको देखें, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ मौजूद है, लेटरल सरफेस ऑफ दी शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर। देखें अंडरस्टैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है, और कुछ न सही आपके इस बॉडी पर लेटरल साइड पर ये लैंडमार्क आपको मिलेगा।
शेफ्ट पर, लेकिन शेफ्ट के ज़्यादातर लैंडमार्क्स ऊपर हैं। लेसर ट्यूबरकिल उसकी क्रेस्ट, ग्रेटर ट्यूबरकिल उसका क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की सल्कस इंटरट्यूबरकुलर या बाइसेप्टल सल्कस या ग्रूव, ये आपको यहाँ पे मिला। और इसके साथ सर्जिकल नेक भी मिला। ऊपर एनाटॉमिक नेक है यहाँ, और ये इसकी हेड है, और ये आपका शेफ्ट है। शेफ्ट में कुछ खास लैंडमार्क्स यहाँ तो नहीं है। बैक सरफेस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आने वाला है, ये देख लें आप। यहाँ पे बैक सरफेस पर बज़ाहिर आपको इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया होता है। ये कैसे है, ये इस तरीके से ऐसे जाता है लाइक, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डिप्रेशन है यहाँ पर। इसको बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव। क्या बोलते हैं? ये स्पाइरलिंग है, ऐसे लाइक दिस। ये देखिए, ये डिप्रेस्ड ऐसे, ये पाथ है, एक तरह से रास्ता है, जैसे ना कच्चा रास्ता होता है, आदमी के गुजरने से वो बन जाता है। दिस लाइक दिस, इसको कहते हैं स्पाइरल ग्रूव। कहाँ मौजूद है? पोस्टीरियर सरफेस पे। और इस स्पाइरल ग्रूव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व यहाँ से गुजरती है। उस नर्व का नाम है रेडियल नर्व, सुना होगा आपने। ये रेडियल नर्व यहाँ से गुजरती है। इसे इसलिए इस स्पाइरल ग्रूव का दूसरा नाम है रेडियल ग्रूव, क्योंकि यहाँ मेन स्ट्रक्चर क्या रहता है? रेडियल नर्व रहती है। तो रेडियल नर्व की वजह से इसका नाम पड़ जाता है रेडियल ग्रूव और स्पाइरल ग्रूव। कहाँ मौजूद है? पोस्टीरियर सरफेस में। तो पोस्टीरियर सरफेस पे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बॉडी में क्या देखा? स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव। और एंटीरियर साइड पर आपने लेटरल सरफेस पे क्या देखा? ट्यूबरोसिटी। कौन सी? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके मिडिल ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमरस पे। जबकि अपर सरफेस, अपर पार्ट पे तो आपने लेसर ग्रेटर ट्यूबरकल देखे, दोनों की क्रेस्ट, बीच में ये सल्कस देखा वहाँ पर अपर एंड में, और ये शेफ्ट के मिडिल में ये दो लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं इसकी लोअर एंड में। ठीक है, इसकी लोअर एंड आप देखें। अब देखें, जैसे मैंने बताया कि अब आप लोअर एंड में चले जाते हैं, माने यहाँ ये वाला एरिया। अब इस एरिया में एक साइड तो ये होगी इसकी लेटरल, एक साइड होगी इसकी मीडियल। भाई ये साइड कौन सी है इसकी? लेटरल, और ये साइड मीडियल। हम मीडियल को भी पढ़ें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, मैच करते जाएंगे। यहाँ पर हम तीन चीज़ें, बल्कि चार चीज़ें हम यहाँ देखेंगे लेटरल साइड पे, ये इधर, ये और यहाँ, चार चीज़ें। अब चार चीज़ें कैसे? एक ये जो इस वक्त ग्रीन नज़र आ रही है आपको, इसका नाम डालेंगे। उसके बाद ये जो उभरी हुई चीज़ है इसका नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से जो जॉइंट बनने के लिए आर्टिकुलेट करेगा दूसरे बोन के साथ, इसका नाम डालेंगे। और इसके ऊपर ये डिप्रेशन है, इसका नाम डालेंगे। तो कितनी चीज़ें देखेंगे हम लेटरल साइड पे? तो चार, वैसी की वैसी चार मीडियल पे भी होंगी। कैसे? जैसे ये लाइन देखी ना इधर, यहाँ भी होगी। जैसे ये उभरी हुई चीज़ देखी, इधर भी होगी। जैसे ये जॉइंट में कंट्रीब्यूट करता हुआ, यहाँ भी होगा। और इसके ऊपर ये डिप्रेशन भी होगी। तो इधर भी कितनी चीज़ें? चार। तो 8 चीज़ें हमें लोअर एंड पे देखनी है आगे से। और ऐसा ही मैं पीछे से करके दिखाऊंगा तो एक चीज़ पीछे भी होगी। तो लोअर एंड पे हमें 9 लैंडमार्क्स देखने हैं। इसको यहाँ रखें और सीधा आ जाएं। चलो चलो, आप अपनी लोअर एंड पे आप देखिए। इनमें अब देखो, ओवरऑल होता यह है कि जब आप जाएंगे ना वाइवा के लिए, थ्योरी के बाद आपका वाइवा जब होगा एनाटॉमी का, तो एनाटॉमी के वाइवा में कुछ बोन्स पड़े हुए होंगे वहाँ। वो आपसे उठवाएंगे कि भाई बोन उठाओ, ह्यूमरस उठाएं। आपको बोलेंगे ये ह्यूमरस किस साइड का है, लेफ्ट का है, राइट का है, यूं पूछते हैं। वो खाली पड़े हुए होते हैं ना। पेशेंट तो नहीं लेके आता ना अपना बोन अपने हाथ में। कभी आएगा पेशेंट, सर ये मेरा ह्यूमरस जो है गिर गया है, ये ऐसे कोई आएगा क्या? पेशेंट आएगा ही नहीं। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेफ्ट का है कि राइट का है, वो तो लगा हुआ होता है उसको। लेकिन तुम जब एग्जाम में जाते हो तो टेबल पे पड़ा हुआ होता है, और टेबल पे पड़ा हुआ होता है तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो उससे पूछे ह्यूमरस उठाओ, ये किस साइड का है ह्यूमरस, और फिर बैठ के आप ऐसे ऐसे करते रहते हो। तो हर बोन के 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि लेफ्ट का है कि राइट का है।
एक पॉइंट से, एक आइडेंटिफाइंग पॉइंट से पता नहीं चलता है, दो कम से कम होने चाहिए, और वो आप अपने पसंद से ढूंढ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पसंद से, या बुक लिख रहा है वैसा, बुक तो खामखा बकवास करेगा, चार चीज़ें बताएगा, वो इतना चार का टाइम मिलता है उधर क्या। ऊपर उठाया बोन, अब ये राइट का है कि लेफ्ट का है, कैसे पता चलेगा? नंबर 1, इसको हेड को देखो, हेड को कहाँ रखोगे, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, माने मीडियली। तो ये किस साइड का हुआ? राइट का। मैं कहूँगा ये लेफ्ट का है, ये देखो आ गया ना इधर, तो ये लेफ्ट का है। अब आपके लिए राइट का है, मेरे लिए लेफ्ट का है, वैसे तो नहीं है, ये किसी एक साइड का होगा ना ये। तो इसका मकसद है कि एक आइडेंटिफाइंग पॉइंट काफ़ी नहीं है, तो दूसरी आइडेंटिफाइंग पॉइंट के लिए आएंगे। और मुझे जो बेस्ट लगती है वो ये है, मुझे जो बेस्ट लगता है वो ये है कि चलो थोड़ी देर में वो दूसरा वाला बताता हूँ। ये लोअर एंड पे देखेंगे, ये लोअर एंड है, समझ गए? अब जो लोअर एंड है इसमें मैंने बताया ना, मैच करो दोनों तरफ से। ये तो पता चल गया कम से कम कि जिस तरफ हेड है वो होगी मीडियल साइड, है कि नहीं, और जो दूसरी वाली होगी वो लेटरल। भाई एक तय हो गई, इधर रखो, एक तय हो गई अगर, थैंक यू, ये यहाँ से अगर ये तय हो गया कि ये है हेड, तो ये वाली साइड कौन सी होगी? मीडियल साइड, तो दूसरी वाली लेटरल। अब जो मीडियल साइड है, इस मीडियल साइड पे एक आपको शार्प लाइन नजर आएगी सबसे पहले, ये जो मैंने अभी बताई थी ना आपको, ये समझ गए? इसको कहते हैं मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज या लाइन। क्या बोलते हैं? मीडियल सुप्राकंडाइलर। सुप्राकंडाइलर क्यों? कंडाइल से ऊपर है इसलिए। आप सब कंडाइल किधर है वो आता है अभी थोड़ी देर में। ये है क्या? मीडियल, चलो मीडियल लाइन चलें, ठीक है, मीडियल लाइन, तो ज़्यादा जहन पे जोर न दे चले। तो ये मीडियल लाइन, तो ऐसी मीडियल होगी कि ऐसी लेटरल भी होगी, तो ये ले लो लेटरल, लेटरल लाइन, लेटरल रिज, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे आऊँगा, जैसे लाइन ख़त्म हो जाएगी, अचानक ये उभरी हुई चीज़ नज़र आएगी, किस तरफ? लेटरल तरफ। और ये किस तरफ? मीडियल वाली तो इतनी प्रोमिनेंट होती है, ये मीडियल वाली जो उभरी हुई है, जो प्रोमिनेंस होती है, इसको कहते हैं एपिकंडाइल। ये कंडाइल के ऊपर है, तो असल कंडाइल आने वाला है, ये कंडाइल के ऊपर है, इसको कहते हैं एपिकंडाइल। ये है मीडियल एपिकंडाइल, और ये है कौन प्रोमिनेंट है? मीडियल प्रोमिनेंट है। फील करो अपना मीडियल एपिकंडाइल, दो फिंगर्स में पकड़, ये नहीं, पीछे नहीं, आप देखिए मीडियल एपिकंडाइल कहाँ होगा। ये है ह्यूमरस, ये है मीडियल एपिकंडाइल। पकड़े मीडियल एपिकंडाइल, याद करें, ये बचपन में ऐसे होता था ना, कभी कभी ऐसे हो जाता, करंट लग जाता था। ये मीडियल एपिकंडाइल के पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व होती है, ऐसे अभी आपको नजर आएगी, ऐसे जैसे रस्सी है पीछे, देखिए थड़केगी। वो बच्चे क्या करते थे, हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे तो गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं, लेकिन जो वेस्ट में वो बच्चे, उनको साइंस आती है, उनको पता है ये नर्व है, और नर्व को ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, तो बच्चे मज़ा लेते हैं उसका। इसीलिए मीडियल एपिकंडाइल का नाम पड़ गया फनी बोन। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन यूज्ड टू एक्चुअली मेक फन ऑफ इट, ये ऐसे करके सेंसेशन फील करते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, नीडल्स लाइक फील होते थे, ऐसे लाइक अभी भी होते हैं। ये देखें आप, कभी ऐसे करते करंट लग जाता है, इसके पीछे नर्व होती है। किस कंडाइल के? किस एपिकंडाइल के पीछे? मीडियल एपिकंडाइल। लेटरल एपिकंडाइल आप फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए लेटरल एपिकंडाइल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, मीडियल शदीद तरीके से प्रोमिनेंट है, जो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। तो आपने देखा कि ये है लाइन, लेटरल लाइन। अब ये हो गया लेटरल एपिकंडाइल, ये है मीडियल लाइन, और ये हो गया मीडियल एपिकंडाइल। अब आ रहा है असल में कंडाइल। तो कंडाइल किधर है? ये बार बार कंडाइल मशहूर है, ये कंडाइल्स ये हैं, एक ये पुली की तरह ये है कंडाइल, कौन सा कंडाइल? मीडियल के लेटरल? ये मीडियल कंडाइल। मीडियल कंडाइल क्योंकि इसकी शक्ल पुली जैसी है, पुली, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया एनाटॉमी में पुली को कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मीडियल कंडाइल का दूसरा नाम क्या है? ट्रोक्लिया। और क्योंकि ये गोल गोल है हेड की तरह, हेड को कहते हैं कैपिटल, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैपिट्यूलम।
गोल जो है गोल। तो मीडियल कंडाइल का क्या नाम है? ट्रॉक्लिया। और लेटरल कंडाइल का क्या नाम है? कैपिट्यूलम। अब ये क्या हो गया, सब जितने भी आपने देखे, जो मैंने मीडियल नाम डाला वैसा ही लेटरल भी। ये क्या थी? मीडियल लाइन। अब उसको सही मानों में बोलो, मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन, क्योंकि ये कंडाइल से ऊपर है। तो मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन, तो ये है लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन। ये है मीडियल एपिकंडाइल, तो ये है लेटरल एपिकंडाइल। ये है मीडियल कंडाइल खुद जिसका नाम है ट्रॉक्लिया, तो ये है लेटरल कंडाइल खुद जिसका नाम है कैपिट्यूलम। अब कैपिट्यूलम के ऊपर भी और ट्रॉक्लिया के ऊपर भी दो डिप्रेशंस हैं। तो एक डिप्रेशन मीडियल वाली, एक डिप्रेशन लेटरल वाली, तो चार चीजें पूरी हुई। ये जो डिप्रेशन है ना मीडियल के ऊपर, ट्रॉक्लिया के ऊपर, इसको कहते हैं फोसा। तो दूसरे वाले को भी फोसा कहते हैं। अब इन दोनों फोसा का नाम है। जो मीडियल फोसा है जो ट्रॉक्लिया के ऊपर है उसको कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। क्यों नाम पड़ा है ये भी बता दें थोड़ी देर में। और इसको कहते हैं रेडियल फोसा। क्यों नाम पड़ा ये भी बताते हैं। तो ये है मीडियल फोसा और ये है लेटरल फोसा। तो मीडियल वाले को कहते हैं कोरोनॉइड फोसा और लेटरल वाले को कहते हैं रेडियल फोसा। तो कितने लैंडमार्क्स देखे तुमने लोअर एंड में? आगे 8 लैंडमार्क्स। और जैसे ना पीछे करोगे ये करके ऐसे, तो लैंडमार्क इधर एक ही देखोगे, डिप्रेशन एक ही होगी। ये इस डिप्रेशन को भी फोसा कहते हैं और इस डिप्रेशन का नाम है ओलेक्रेनन फोसा। क्या नाम है? ये क्यों नाम डाले हैं ये भी आते हैं। इसका नाम क्यों कोरोनॉइड फोसा, इसका नाम क्यों रेडियल फोसा और इसका नाम क्यों ओलेक्रेनन फोसा, ये भी बताता हूँ। तो ये है ओलेक्रेनन फोसा। तो आप इन दोनों सरफेसेस को, कौन एंटीरियर सरफेस है कौन पोस्टीरियर सरफेस है, जानने का आसान तरीका क्या है? हाँ, जहाँ एक फोसा हो बड़ा वाला वो पोस्टीरियर है, जहाँ 2 फोसे हों छोटे वाले वो एंटीरियर है। ये लैंडमार्क आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बोन की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी लेफ्ट का है कि राइट का है। आप बोले कैसे? हेड से नहीं होगी, अकेले हेड से नहीं होगी। हेड से तो ऐसे हो सकता है कि मैं ऐसे पकड़ूं, हेड किस तरफ? मीडियली। ये आप आएंगे ऐसे पकड़ेंगे, हेड फिर किस तरफ? मीडियली। लेकिन इससे नहीं होगा। तुम्हें क्या करना होगा? लोअर एंड पे जाओ। लोअर एंड में ये बड़ा फोसा जो है आगे रखेंगे पीछे करेंगे, ये पीछे करेंगे। ये इस वक्त आगे है पीछे है, तो उसको पीछे करो। पीछे किया तो हेड किधर निकल गया? बाहर। हेड बाहर निकल गया तो ये सही डायरेक्शन में रखा है मैंने कि ये गलत हाथ में रखा है? तो मैं ले आऊँ इधर। अब सही है कि नहीं? 2 आइडेंटिफिकेशन से पता चल गया कि राइट साइड है। क्यों? हेड मस्ट बी मीडियल, ओलेक्रेनन फोसा मस्ट बी पोस्टीरियर। तो ये देखिए ओलेक्रेनन फोसा देखो पोस्टीरियर है और ये हेड मीडियल है, तो ये किस साइड का होगा? राइट साइड का। तो बड़ा आसान है इसको जान लेना। अभी मैंने ये तो बताया, वो 2 बोन में आपको मैंने बताया ही नहीं कि वो लेफ्ट के हैं कि राइट के हैं। चलो इसके पिला ले आओ, वो तो बड़ा आसान है। कोई ऐसे तो नहीं पकड़ेगा, अंधा होगा जो पकड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। जो मोत कर रहा होगा उधर वो ऐसे पकड़ेगा। जिसने ऐसे पकड़ा वो वहाँ मेरे ख्याल चेयर पे 2 सेकंड ही बैठेगा। तो ज़ाहिर है सारे ऐसे ही पकड़ेंगे। ये वाली होगी इसकी साइड। पहले तो गैलेनॉइड कैविटी कहाँ होनी चाहिए? लेटरल। चलो ये लेटरल, ठीक है। अब ये है लेफ्ट का कि ये है राइट का? राइट का है, ये राइट है। ये गैलेनॉइड कैविटी मेरी तरफ, मेरा ह्यूमरस वर्टिब्रल कॉलम में तो नहीं लगा हुआ ना, इधर है ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ का? लेफ्ट का। तो ये बाहर होना चाहिए नंबर 1। आप बोले सर ये देखें ये बाहर है। तो कौन ये स्पाइन? आप इसके पिला आगे थोड़ी होता है, रिब को थोड़ी लगता है, वो तुम्हें लगता है यहाँ पर, तो इसको कहाँ होना था? तो ये पीछे करोगे तो गैलेनॉइड अंदर आ गई, तो यहाँ से आ जाओ। स्पाइन पीछे, गैलेनॉइड बाहर, साइड डिटरमाइन हो गई। आ गई इस बात समझ में? तो ये किस साइड का है? लेफ्ट का। 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बहुत ज़रूरी है, एक से नहीं होगा। एक से होगा तो चक्कर में पड़ जाओगे, कोई ऐसे पकड़ेगा कोई ऐसे पकड़ेगा, अपनी मर्जी से। गैलेनॉइड को बाहर रखेंगे ना सिर्फ, तो कभी ऐसे करेंगे तो कोई आएगा ऐसे करेगा। भाई ये स्पाइन आगे नहीं होता है, ये रिब्स में नहीं पड़ा हुआ होता है, ये पीछे होता है, वो फील कर रहे हो उतना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। दूसरा क्लेविकल,
अगर ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट तुम्हें मुश्किल लगती हैं तो कोई आसान ढूंढ लो खुद अपनी, ये कोई कैद नहीं है, जो आपको आसान लगे। मुझे जो आसान लगे मैं बता रहा हूँ, और आपको भी यही लगेगी मेरा ख्याल है, ये आसान है, ये फील भी हो रही है। फिर आ जाएं इस पे, ये लेफ्ट का राइट का है, यकीन माने अभी मुझे पता फिलहाल तो नहीं है। इसके दो एंड्स हैं, ठीक है। ये जो इसका जो मिडल पोर्शन होता है, मिडल हाफ या 2/3, ये 2/3 जो होता है मिडल, इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है वो आगे की तरफ होता है। ऐसे फील करें ना आप, यहाँ अपना मिडल साइड फील करें, ये अंदर कैविटी दबी हुई है कि आगे से निकला हुआ है, ये कॉन्वेक्स जिसको हम कहते हैं, ये आगे से कान, और लेटरल वाला क्या है, कॉनकेव है। तो ये मिडल वाला क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये एंड और ये एंड तो पता चली जाएगी, ये एंड जो है वो ऑलमोस्ट स्क्वायर होती है और ये चिपटी हुई होती है, ऐसे दोनों में फ़र्क है ना। ये वाली एंड स्टर्नम को लगी, ये क्लेविकल को। तो पहले तो इसको मीडियल रखेंगे, सभी रखेंगे, ये इसको लेटरल रखेंगे। ऐसे कोई नहीं पकड़ेगा, क्यों, आगे कॉनकेव है और इधर क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ऐसे पकड़ेगा आप। सर ठीक है, ये देखिए मैंने ऐसे पकड़ा, आगे कॉन्वेक्स, तो ये किस साइड का हुआ, राइट का। आपने राइट का कहा, मैं बोल रहा लेफ्ट का है, आगे से फिर कॉन्वेक्स। इसका मकसद है कि इसका इंफीरियर सरफेस जो है वो मार्क करना ज़रूरी है। इंफीरियर सरफेस जो आइडेंटिफाई करेगा वो ही सही पकड़ेगा इसको। अब देखिए यहाँ है ना, ये वाला सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, ये तो समझ गए ना सभी। तो ये कॉनकेव हो गया, तो ये कॉन्वेक्स तो हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ऐसे पकड़ूँ तो भी तो कॉन्वेक्स है ना, लेकिन ये सरफेस मैंने कहाँ किया, सुपीरियरली। इस सरफेस को आप बोले इस सरफेस में क्या है, सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर में क्या फ़र्क है। सुपीरियर जो सरफेस इसका होता है ना, बिल्कुल स्मूथ होता है, इसमें कोई लैंडमार्क नहीं होता। सारे लैंडमार्क्स इसके कहाँ होते हैं, इंफीरियर सरफेस पे होते हैं। ये देखिए ग्रूव, ये टुबरकिल, फलां फलां, ये सभी कहाँ हैं, तो सुपीरियर सरफेस बिल्कुल साफ, इंफीरियर सरफेस पे मल्टीपल लैंडमार्क्स। इस सरफेस को रखना है नीचे, और फिर तुम इस मीडियल साइड को रखोगे आगे से कॉन्वेक्स, तो होगा क्लियर। अब देखो मैं इस सरफेस को, मीडियल वाले हाफ को आगे से रखता हूं कॉन्वेक्स, तो मेरा हो जाता है राइट का। लेकिन जहां लैंडमार्क्स हैं वो सरफेस किधर आ गया, ऊपर आ गया, होना कहाँ था, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये देखो नीचे किया, ये हो गया कॉनकेव, जो है दरअसल कॉन्वेक्स। तो इसका मकसद है कि ये साइड रॉन्ग है, मैं ले आऊँगा इसको इधर, हो गया आगे से कॉन्वेक्स और रफ सरफेस किधर, नीचे। दो चीज़ों से आपका पता चल गया आगे लेफ्ट का। ये बात आ गई समझ। हमेशा दो लैंडमार्क्स, दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट से ये क्लियर होता है कि वेदर इट्स राइट और लेफ्ट। ये उमूमन आपको पूछते हैं वहाँ पर, इसलिए आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। चलें आगे चलें, और आप अपने फोरआर्म के बोन्स को देखें। देखें आप फोरआर्म के बोन, माने कौन से, रेडियस एंड अल्ना। चलो देखते हैं पहला कौन सा आ रहा है बोन। ये देखिए अभी जो आपको मैंने बताया, लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन या रिज, फिर मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन या रिज, फिर कैपिट्यूलम यानी लेटरल कंडाइल, और इसके ऊपर लेटरल एपिकंडाइल, और उसके ऊपर फोसा, रेडियल फोसा। फिर इस तरफ देखा तो कोरोनाइड फोसा, नीचे देखा तो ये ट्रॉक्लिया, और फिर इतना बड़ा मीडियल एपिकंडाइल, और पीछे ओलेक्रेनल फोसा। ठीक है, अब आप आ जाएं, रेडियस आ गया, चलो रेडियस पहले देख लें जी। किसको ऑन करो, लाइट ऑन करो। हाँ जी जी, क्या तो मैंने बताया ना, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, आने तो दो मुझे पहले। ये शिकायतें फोत होने के बाद कही जाती है, अभी मैं फोत नहीं हुआ हूँ, अभी है, चल रहा है अभी। ओलेक्रेनल फोसा इसलिए कहते हैं कि ओलेक्रेनल प्रोसेस इसमें आके बैठेगा। अब ओलेक्रेनल प्रोसेस आएगा तो पता चल जाएगा खुद ही।
रेडियल फोसा आ जाएगा जब पता चल जाएगा, कोरोनाइड आएगा जब पता चल, ये तीनों चीज़ें आएंगी जो इसमें बैठेंगी उसी हिसाब से नाम है उनके, और वो ज़ाहिर रेडियस और अल्लाह में है। रेडियस अभी कर रहे हैं, तो अभी तैयार हो जाएगा ये फिर। आ जाएं, चले रेडियस पे आ जाए। क्या है ये? अपर एंड, लोअर एंड, शेफ्ट। देख लें इसका रेडियस, ये रेडियस का अपर एंड है, हेड बड़ा टिपिकल बना हुआ है, दिखाता हूँ। दोनों ही बोन है मेरे पास, दोनों ही ओरिजिनल बोन है, किसी यंग बंदे के लग रहे हैं, छोटे हैं। तो यहाँ पर ये हेड है, और हेड से थोड़ा नीचे आ जाओगे तो नेक क्या शुरू हो गया? शेफ्ट शुरू हो गया, और ये सबसे आखिर में होगा क्या? इसका लोअर एंड। तो ये देख रहे हैं हेड, थोड़ा आ जाओगे तो ये नेक से जैसे आ जाओगे ना, जहाँ एक ट्यूबरोसिटी मिलेगी, ये ट्यूबरोसिटी, और यही वो ही ट्यूबरोसिटी है जिसमें तुम्हारा इतना बड़ा बाइसेप्स आया था, और उसके बाद बाइसेप्स को फील कराया था इसका टेंडन, और टेंडन जो है यहाँ पे आके घूम गया था लेटरली, और पकड़ लिया था उसने रेडियस को। तो फ्लेक्शन भी की थी, और घूमने की वजह से सुपिनेशन भी की थी इसने। बड़ा पावरफुल सुपिनेटर है, व्हेन योर आर्म एल्बो इज अ सेमी फ्लेक्स पोजीशन। तो यहाँ पर इस रेडियस के जिस जगह पे ये लगेगा ना तुम्हारा बाइसेप्स टेंडन, वहाँ एक ट्यूबरोसिटी होती है, उसको कहते हैं बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी, या फिर सीधा सीधा बोलते हैं उसको रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या है ये? रेडियल ट्यूबरोसिटी। उसके बाद तो शेफ्ट शुरू हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, ये है क्या? रेडियल। ये क्या है? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना हेड देख रहे हैं ना, हेड बिल्कुल ऐसे प्लेट की तरह है। इस प्लेट का वो सरफेस जहां पर जैसे खाना रखते हैं हम लोग, इसका ये सरफेस किसको फेस कर रहा है? लेटरल कंडाइल यानी कैपिट्यूलम को। तो कैपिट्यूलम ऑफ योर ह्यूमरस एंड अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, ये आपस में आर्टिकुलेट करके बनाते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का अभी हाफ इधर से आएगा, तब बनेगा आपका पूरा है एल्बो जॉइंट। अभी तो इसका मकसद है कि ये अपर सरफेस क्या होगा? आर्टिकुलर सरफेस होगा। आर्टिकुलर क्या सिर्फ आर्टिकुलर है, इसकी सरकमफेरेंस भी है, ठीक है ना। और सरकमफेरेंस किसके साथ जॉइंट बनाएगा? अल्ना के साथ। क्या पूरा सरकमफेरेंस? कि सरकमफेरेंस का सिर्फ 20% पूरा बनाएगा, या सिर्फ 20%? तो बाकी 80% नहीं बनाएगा। तो अगर इसने जॉइंट बनाया किसके साथ? अल्ना के साथ। और सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ने जॉइंट बनाया किसके साथ? कैपिटुलम के साथ। तो ये जॉइंट जो है, ये एल्बो है, ये जॉइंट दूसरा जॉइंट है। ये किसके और किसके बीच में? रेडियस और अल्ना के बीच में, तो उसको कहते हैं रेडियोलर जॉइंट। क्या? ये वही जॉइंट होता है जहां सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है, इसको कहते हैं रेडियोलर जॉइंट। रेडियोलर जॉइंट सिर्फ ये नहीं है, रेडियोलर जॉइंट नीचे भी है। दो जॉइंट्स हैं रेडियोलर, एक ऊपर एक नीचे, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। समझ गए? तो हेड का ये दो पोर्शंस आपको यहाँ पे देखेंगे, जॉइंट में काम आएंगे आगे। और उसके बाद नेक है, नेक के बाद आप देखें ये है ट्यूबरोसिटी, इसको कहते ही हमने है रेडियल ट्यूबरोसिटी। उसके बाद तो ये बिल्कुल प्लेन सा आ गया आपका शेफ्ट। लेकिन इस प्लेन शेफ्ट में लेटरल साइड पर फिर आपको ट्यूबरोसिटी मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी जैसे तुमने ह्यूमरस में ट्यूबरोसिटी देखी थी। किसको इंसर्शन दी थी उसने? डेल्टॉइड को, तो नाम डाला था डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये वाली जो ट्यूबरोसिटी है, ये उस मसल को ओरिजिन देगी जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, फोरआर्म में दिखाए थे आपको, ऐसे हाथ लगा के चार, जो थंब के नीचे था मसल, ऐसे जो मीडियल एपिकंडाइल से ओरिजिन लिया उसने, और ये रेडियस के लेटरल साइड पे आके इस ट्यूबरोसिटी पे लगा। ये क्या करता था? प्रोनेटर टीरीज, इसलिए इस ट्यूबरोसिटी का नाम पड़ गया है प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी मिलेगी। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। चलो पहले यहाँ तक देख लो।
चलें ये देख लें, ये है रेडियस। इसकी साइड डिटर्मिनेशन थोड़ी देर में बता दूँ, पहले इसके लैंडमार्क्स को देख लो। ये इसका अपर एंड, ये लोअर एंड, ये तो सभी जानते हैं ना। इसे पकड़ेगा कोई? फेल होना होगा तो पकड़ेगा, मौत चाहिए होगी तो पकड़ लेगा। तो ये कैसे? ऐसे। तो ये ऊपर इसका क्या है? हेड, और नीचे इसका लोअर एंड है। तो ये हेड है। हेड में देखिए ये ऊपर का सरफेस थोड़ा सा कॉन्केव है कि नहीं? ये फेस कर रहा है किसको? कैपिटुलम को, ताकि एल्बो जॉइंट बनने की शुरुआत हो जाए। क्या सिर्फ ये है कि इसका सरकमफेरेंस भी है? और सरकमफेरेंस ने टच किया किसको? अल्ना को। पूरा कि सिर्फ 20%? तो बाकी 80% का क्या करना है ये देख लेंगे। ठीक है, ये है। और ये नीचे क्या है? ये नेक है। और जैसे नेक के बाद नीचे आ गए तो ये देखिए ये क्या मिली आपको? ट्यूबरोसिटी। ये वही जगह है जहाँ बाइसेप्स का टेंडन इंसर्ट हुआ है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जितना देख रहे हो ये है शेफ्ट। शेफ्ट के लेटरल साइड पर ये देखें ट्यूबरोसिटी नजर आ रही है, प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी। ये वही नहीं है जैसे डेल्टोइड की थी, ह्यूमरस पे डेल्टोइड की थी, यहाँ पर ये प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी। दिस इज प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी, ये प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी। आगे बात समझ, ये है शेफ्ट। अब ये शेफ्ट के हिस्से में एक एंटीरियर सरफेस होगा, एक पोस्टीरियर सरफेस होगा। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर को जानने का क्या तरीका है? आप देखें, वैसे एंटीरियर सरफेस बिल्कुल स्मूथ, पोस्टीरियर सरफेस इतना रफ होता है कि उस पोस्टीरियर सरफेस पर एक टुबरकिल होता है। इसको डार्सल टुबरकिल भी कहते हैं। ये आप अपने रिस्ट पे फील भी कर सकते हो। देखो, आगे से फील करेंगे तो स्मूथ, पीछे देखो फील करें, पीछे फील करें, आपको एक टुबरकिल फील होगा इधर पीछे। ये तो आगे था ना, अब पीछे की तरफ फील करो। उभरा हुआ टुबरकिल स्पाइन की तरफ फील हो रहा है कि नहीं? तो टुबरकिल किस तरफ होता है, फ्रंट में कि बैक में? बस उसको बैक में रखें, ठीक है, उसको बैक में रखें। अब जब लोअर एंड में जाएंगे तो लोअर एंड में क्या फ़र्क हुआ? एंटीरियरली स्मूथ, पोस्टीरियरली रफ, जिसमें होगा क्या? डार्सल टुबरकिल। दूसरा, इसके अंदर लोअर एंड में एक चीज़ ये होती है, लोअर एंड में जब जाएंगे तो आपको स्पाइन लाइक ये चीज़ फील होगी, जो आप जहाँ भी फील कर सकते हो। दोनों तरफ आप अपने रिस्ट को पकड़ें और दोनों तरफ से आप नोड्यूल्स फील करें, इसे उभरे हुए। एक है कि दो हैं? एक अल्ना का होगा, एक। तो ये जो है ना, ये स्पाइन लाइक, ये जो पॉइंटेड चीज़ है, ये फील हो रही है आपको दोनों तरफ, एक अल्ना की, एक। इसको बोलते हैं स्टाइलॉयड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो जो लेटरल फील हो रहा है ये किसका है? रेडियस का, रेडियल स्टाइलॉयड। और जो मिडल फील हो रहा है वो अल्लर स्टाइलॉयड। तो इसका मकसद है कि ये जो स्टाइलॉयड है ये किस तरफ होगा? रेडियस का स्टाइलॉयड किस तरफ होगा? लेटरल तरफ। तो इसको रखें लेटरल। तो आप बोले सर फिर तो एक चीज़ से हो गया मेरा काम, एक आइडेंटिफिकेशन से रेडियस तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं कि ये राइट का है कि लेफ्ट का है? राइट का है। क्यों? रेडियल स्टाइल है, लेटरल है। मैं इधर आ जाता हूँ, हो गया ये लेटरल, ये मेरा लेफ्ट का है। तो दूसरी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ज़रूरी है, एक से नहीं होगा भाई। ये रेडियल स्टाइल है, लेटरल है ना, तो ये तो फिर इस हिसाब से मेरा लेफ्ट का हो गया। तो दूसरी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है? टुबरकिल आगे नहीं है, टुबरकिल तो मैं अगर उसको पीछे करता हूँ तो मेरा रेडियल स्टाइल मीडियल आ गया। तो ये तो मीडियल नहीं है, इस तरफ नहीं रखना है, मुझे इस तरफ रखना है रेडियल को। स्टाइलॉइड को मुझे किधर रखना है? लेटरल। और डार्सल टुबरकिल को कहाँ रखना है? पीछे, आगे नहीं। वो जी देखें आप खुद, ये दोनों फील हो रहे हैं ना आपको, ये पीछे और ये रेडियल स्टाइलॉइड लेटरल। ये रेडियल स्टाइलॉइड तो लेटरल, ये करेक्ट है, लेकिन ये आ गया आगे, इसको रखना है पीछे। मैं कह रहा हूँ ये पीछे करता हूँ, ये देखो पीछे किया तो रेडियल स्टाइलॉइड इधर आ गया, माने ये साइड का नहीं है। किस साइड का है? ये राइट साइड का है। रेडियल स्टाइलॉइड लेटरल और डार्सल टुबरकिल पोस्टीरियर, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये नहीं कहेंगे कि ये ऊपर ये नीचे, ये तो सभी जानते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को तो कोई मिस नहीं। ये थोड़ी कोई आके बोन ऐसे ऐसे रखेगा और आके बोलेगा ये ऊपर ये नीचे, तो इतना तो टाइम ही नहीं है। ये ऊपर ये नीचे क्या हो आपको बोल देगी वो एग्जामिनर, भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बाहर जाके बताओ किसी को। यहाँ सिर्फ आपने पकड़ना है ये रेडियल स्टाइलॉइड लेटरल और डार्सल टुबरकिल पीछे, ये हो गया आपका राइट साइड का। तो हमने यहाँ पे देखा क्या ये लोअर एंड में सिर्फ ये है कि उसका इन्फीरियर सरफेस भी है,
और इन्फीरियर सरफेस क्या करेगा, तुम्हारे टार्सल्स के साथ, सॉरी कार्पल्स के साथ ये जॉइंट बनाएगा। कौन सा जॉइंट? रिस्ट जॉइंट। इसलिए रिस्ट जॉइंट का दूसरा नाम पड़ गया है रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट इज द नेम ऑफ, क्योंकि उसमें अल्ना की कंट्रीब्यूशन नहीं है इतनी, रेडियस की है। किसके साथ? कार्पल्स के साथ। सारे कार्पल्स के साथ नहीं, प्रॉक्सिमल रो के साथ। और प्रॉक्सिमल रो में भी सब नहीं, 2 से ये इस तरीके से बन जाएगा, तुम्हारा रिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ देखा तुमने अपर एंड, लोअर एंड, शेफ्ट, और शेफ्ट में तुमने ये प्रोनेट ट्यूबरोसिटी देखी, अपर एंड में ये तुमने देखा सरकमफेरेंस और इसकी अपर सरफेस हेड की, फिर नेक, फिर ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ देखी तुमने प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी। ये चल के थोड़ा सा लैंडमार्क्स पिक्चर में भी देख लो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखा, ये ग्रीन कलर का क्या दिखाया इसने? सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो कैपिटुलम के साथ देखें यहाँ आ जाएगा। और ये देख रहे हो ये क्या है? स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियल स्टाइलॉइड। और ये देखें आगे से स्मूथ है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये फ्रंट है। पीछे से दिखाएंगे तो फिर आपको नजर, देखिए पीछे से दिखाया ये ट्यूबरकिल। कौन सा? डार्सल ट्यूबरकिल, ठीक है। अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर उसका नाम रेडियल फोसा क्यों डाला, अब आ रहा है रेडियल फोसा क्यों डाला नाम, देख लें अब। ये राइट साइड का, ये भी राइट साइड, ये एक ही बंदे का है, अल्लाह मगफरत करे उसको, ये एक्चुअली उसने डोनेट किया हुआ है। तो ये देखें, ये ऐसे जब आपका आर्म फुली एक्सटेंडेड होगा तो ये पोजीशन है, ठीक है। लेकिन मैं अगर फुली फ्लेक्स करूं, ठीक है, ये हेड जो है ये किस में अंदर चला गया? फोसा में। कैपिटल के ऊपर कौन सा फोसा बताया था मैंने? रेडियल फोसा। फुल फ्लेक्शन में कौन चला गया है उस फोसा में? रेडियस का हेड, इसलिए इस फोसा का नाम पड़ गया है रेडियल फोसा। ये समझ में आ गया? अगर ये फोसा न होता तो ये हेड उसके अंदर नहीं जा सकता था, फिर तुम क्या फुल फ्लेक्शन कर पाते? क्या नहीं कर पाते। आपकी फ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती इतनी, अब देखें इतनी फुल फ्लेक्शन कर पाते हो, क्योंकि ये आपका जो हेड है किस में अंदर अंदर चला जाता है? रेडियल फोसा में अंदर चला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रेडियल फोसा। किसके ऊपर होगा ज़ाहिर रेडियल फोसा? कैपिटुलम के ऊपर, इस वजह से इसका। आप सर फिर कोरोनाइड फोसा क्यों? वो आता है अभी। तो इसका मकसद है कि अब आप जो नया बोन देखने जा रहे हो वो है अल्ना। चलें देखें फिर अल्ना। अब अल्ना भी किस टाइप का बोन है? लॉन्ग बोन, अपर एंड, लोअर एंड, शेफ्ट। इसका अपर एंड देखें बड़ा टिपिकल है, ज़बरदस्त, और बड़ा स्टाउट किस्म का बड़ा टफ बोन है ये, रेडियस से ज़्यादा टफ है, रेडियस से ज़्यादा टफ है। एल्बो जॉइंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, रेडियस का नहीं है। रिस्ट जॉइंट में कंट्रीब्यूशन रेडियस का है, अल्ना का नहीं है। इसलिए जब आदमी गिरता है तो हैंड से जो वेट शिफ्ट होता है वो रेडियस पे होता है, इसलिए टूटता है ज़्यादातर रेडियस का लोअर एंड ओल्ड एज में, ख़ास तौर पे जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इस फ्रैक्चर को कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, बड़ा कॉमन है, ओल्ड एज में बहुत कॉमन है कोलिस फ्रैक्चर। तो कोलिस फ्रैक्चर अल्ना का लोअर एंड है कि रेडियस का लोअर एंड? क्योंकि चोट आएगी तो वेट कहाँ शिफ्ट होगा, वेव कहाँ से गुजरेगी? रेडियस पे, क्योंकि रेडियो कार्पल जॉइंट है वो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्ना के 2 एंड्स और उसका शेफ्ट, देख लें यहाँ पर ये अल्ना है। चलो इसी सेम बंदे का अल्ना भी दिखा रहा हूँ, आज काफ़ी सवाब मिलेंगे इसको। वो बच्चियाँ भी हंस रही। एक दफ़ा वो हमारे पास डेड बॉडीज़ तो थी ना, पहले बहुत होती थी, आजकल 10-15 साल से हम इस किस्म की क्राइम नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत कॉमन थे। वो हमारी जो एनाटॉमी की टीचर थी, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको, अभी उनकी डेथ हुई है 90 ईयर्स की एज में। तो उनके जो हस्बैंड थे वो ये जो विदु हॉस्पिटल है
उसके वो डायरेक्टर थे, बड़े साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर हैदर काजी, मशहूर है। ये इंस्टीट्यूट अभी अंदर वो सारे तकरीबन डिपार्टमेंट हैदर काजी के नाम पर है। वो 30 साल वहाँ रहा है, बाद में रिटायर हो गया है। वो तो साइकेट्रिस्ट, ही वाज साइकेट्रिस्ट, वो लंदन रिटर्न था, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो उधर ये हॉस्पिटल जो होती है ना, इसके अंदर भी 300-400 पेशेंट्स होते हैं। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ जो गिद्दू वाला हॉस्पिटल है, जो ये आपने ऐसे मशहूर किया हुआ है पागल खाना, ये पागल खाना नहीं है। वहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट्स जो एडमिट, जो जिनको किया जाता है ना, जो बहुत ही सीवियर किस्म के पेशेंट, वो वहाँ एडमिट होते हैं। ये तकरीबन इतनी रश होती है वहाँ पर जैसे आम हॉस्पिटल में होती है। फिर लोग क्या, बस लोगों को पता चल जाता है ये ठीक नहीं होगा तो वो एडमिट करा के जाते हैं, बस एडमिट करा के जाते हैं। कुछ हमने ऐसे पेशेंट्स वहाँ देखे हैं जो पिछले 25 साल से वहाँ पर हैं, अब अंदाज़ा लगाएं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बताती हैं कि पिछले 15-12 साल से उनका कोई भी, उनके जो लवाकिन या उनके जो अटेंडेंट्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने नहीं आए। यानी वो अपनी तरफ से समझते हैं कि ये बस, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से मेंटल असाइलम नहीं है, ये एक तरह से ग्रेव यार्ड है जहाँ पर जिंदों को दफन किया जाता है। यानी आप छोड़ के आ जाते हैं, फिर 20 साल में देखने भी नहीं जाते। कब्रों पे भी आदमी जाते हैं, इनके पास तो लोग ही नहीं आते, और एक तरह से लावारिस होते हैं। कुछ के पास आते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा के पास नहीं। और फिर जब टाइम गुजर जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये लावारिस होते हैं। और फिर जो लावारिस होते हैं, तो फिर लावारिसों की बॉडीज़ जो हैं फिर डोनेट की जाती हैं या इधर उधर मेडिकल कॉलेजों में, इनमें। और यहाँ क्योंकि आसान इसलिए था कि एनाटॉमी की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उसका हस्बैंड था डायरेक्टर, तो बॉडी यहाँ से आराम से आ जाती थी। बॉडी जैसे वहाँ से कोई एक्सपायर हुआ, बॉडी इधर से शिफ्ट इधर, तो हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहती थी बॉडीज़। और हर 6 महीने बाद हम 6 बॉडीज़, यानी 6 ग्रुप होते थे ना, तो हर सेमेस्टर में एक बॉडी डिसेक्ट होती थी। 6 ग्रुप तो 6 बॉडीज़। जैसे सेमेस्टर चेंज हुआ, 6 बॉडीज़ पहले से तैयार, और उस 6 महीनों में तो 10-12 और आ जाती ना। हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं थी, क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज था उसमें ज़्यादा 4-5 बॉडीज़ रखी जा सकती थी, हम ज़्यादा लेते नहीं थे। लेकिन हमारे लिए हमेशा हर सेमेस्टर में एक बॉडी तैयार होती। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है। मकसद ये कि आप 2 महीने तक बॉडी रखते हैं, अखबार में देते हैं कि वारिस आ ना जाए, अमूमन नहीं आते। एक दफ़ा हम बॉडी को डिसेक्ट करने वाले थे, अचानक वारिस पहुंच गए। ये तो शुक्र है कि हमने डिसेक्ट नहीं की, केस हो जाता हमको। तो अभी हमने डिसेक्ट करने ही वाले थे, सार्टोरियस मसल देखने वाले थे, तो पहुंच गया, उसका मालिक पहुंच गया एकदम से। वो जैसे पता चला कि मालिक पहुंच गया, वो डिसेक्ट करे सारे भाग गए कि केस न हो जाए कहीं। क्योंकि अखबार में देते हैं जब मुकम्मल तौर पे लावारिसियत हो जाती है, तब जाके फिर ये बॉडी हम आराम से डिसेक्ट कर सकते हैं। और जो हमने डिसेक्ट किए हैं, तो वो भी हमने तरीके से वो सारे उसके पार्ट्स, अभी भी आप जाके देखेंगे लम्स में, जार के अंदर फार्मेलिन में वो जो हमने अच्छे तरीके से किए हैं, उनको पेंट करके हमने उधर रखा है, प्रिजर्व करके, बरसों से पड़ी हुई हैं। तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं, स्पेसिमेन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बोन है, जैसे इसका ये अपर एंड है, ये लोअर एंड। इसका ये जो अपर एंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका उभरा हुआ अपर एंड में लैंडमार्क्स देखें कैसे हैं। एक प्रोसेस तो ये है, इसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है जो एल्बो प्रोमिनेंस बनाता है, इसका नाम है ओलेक्रेनन प्रोसेस। क्या है ये कोरोनॉइड, ये ओलेक्रेनन, ये आपस में ऐसे हैं 90 डिग्री पे कि बीच में नॉच क्रिएट हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रोक्लियर नॉच। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे कुर्सी होती है, कुर्सी का बैक और जहाँ से आप बैठे हुए हैं वो, और बीच में क्या हो गया, नॉच, जिसमें आप फिट हैं इस वक्त। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं। जो खड़ा है प्रोसेस वर्टिकल, वो है ओलेक्रेनन प्रोसेस, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है उसका नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस। और बीच में नॉच, ये देख लें, जो खड़ा है ये जैसे आपकी सीट की बैक, ये क्या है, ओलेक्रेनन। और ये जैसे आप बैठे हैं जिस पे, वो है, और बीच में जो जगह है जहाँ आपकी बैक फिट है, वो है नॉच, ट्रोक्लियर नॉच। समझ गए? अब इसमें मैं फिट करूँगा किसको, यहाँ पर जो आपको यहाँ फिट होगा क्या, कंडाइल। कौन सा कंडाइल, मीडियल कंडाइल, जिसका नाम था क्या, ट्रोक्लिया, ये इसमें फिट आएगा। देख लें कैसे।
ये देख लें, ये क्या है? ट्रोक्लिया। क्या है ये? ट्रोक्लिया। ये देखिए फिट हो गया इसमें। समझिए ये क्या कर रहा हूं मैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अगर मैंने फुल फ्लेक्शन की, ये देखो मैं फुल फ्लेक्शन कर रहा हूं, तो ये कौन सा प्रोसेस बताया मैंने? ट्रोक्लियर। आगे प्रोसेस कोरोनॉइड प्रोसेस। तो कोरोनॉइड प्रोसेस को यहां अकोमोडेट करने के लिए इधर फोसा होना चाहिए ना, ट्रोक्लिया के ऊपर। कौन सा फोसा? कोरोनॉइड फोसा। तो फुल फ्लेक्शन में कौन आ जाता है इस फोसा में? क्या ये सिर्फ कोरोनॉइड फोसा कोरोनॉइड में जाता है कि साइमल्टेनियसली रेडियल भी आता है रेडियल फोसा में? क्योंकि दोनों आते हैं, इसलिए इन दोनों फोसा के नाम पड़ गए हैं इसी हिसाब से। अब आप बोलेंगे सर ओलेकरनन का क्यों नाम डाला? क्योंकि जब तुम फुल एक्सटेंशन करोगे, ये देखो फुल फ्लेक्शन करते हो तो ओलेकरनन फील होता है कि नहीं? फील करो अपना एल्बो प्रोमिनस, पॉइंटेड तीर की तरह, है कि नहीं? अब इस पे हाथ ही लगाओ और एक्सटेंड करो, देखो गायब हो जाता है कि नहीं? गायब हो गया। ये क्यों गायब हो गया है? क्योंकि फुल एक्सटेंशन में ये पीछे जो बड़ा फोसा है ये इसके अंदर दखल हो गया, चला गया अंदर। किस फोसा में? ये पीछे सिंगल जो फोसा है, कौन गया है अंदर? इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ओलेकरनन फोसा। अब पता चल गया आपको कि फुल फ्लेक्शन और फुल एक्सटेंशन में कौन किसके अंदर चला गया, उसी हिसाब से फोसा के नाम पड़ गए, उसी हिसाब से उस घर का नाम है। आपका घर फलां, ये फलां मंजिल, ये होते हैं, उमन होता है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि आप रहते हैं यहाँ पर, ये समझ गए आप, ये इसी वजह से इसका नाम पड़ गया। अब आप यहाँ पे देख चुके क्या? ओलेकरनन फोसा, यादर ये ट्रोक्लियर नॉच, ओलेकरनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस। जब नीचे आएंगे तो आपको शेफ्ट मिलेगा, और जैसे नीचे आएंगे तो लोअर एंड, और लोअर एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? स्टाइलॉइड। क्या होगा? और स्टाइलॉइड किस तरफ होगा? मीडियल। फील करें आप अपना, फील के नहीं करते, फील करें आप मीडियल साइड पे। आप सोचेंगे कि स्टाइलॉइड को देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये लेफ्ट का है कि राइट का है, तो स्टाइलॉइड को किधर रखना है? मीडियली। तो ये किस साइड का हुआ? राइट का। समझ गए? आपसे राइट का, चलो ये मेरा लेफ्ट का। कोरोनॉइड नहीं, कोरोनॉइड क्यों? ओलेकरनन क्यों नहीं? ओलेकरनन को आगे रखो क्या पीछे रखो? पीछे रखो भाई। नॉच को आगे रखो चलो, या ओलेकरनन को, ये तो सबको पता है ना कि ये एल्बो पीछे होती है, तो ओलेकरनन मस्ट बी पोस्टीरियरली, स्टाइलॉइड मस्ट बी मीडियली, जैसे वहाँ रखा था। डार्सल टुबरकिल मस्ट बी पोस्टीरियर, स्टाइलॉइड मस्ट बी लेटरल। तो यहाँ देखो ये स्टाइलॉइड कहाँ? यहाँ मीडियल, ओलेकरनन किधर? पोस्टीरियर। तो ये पता चल गया कि राइट का। वरना तो ऐसे भी कर सकते थे, सर ये मेरा स्टाइलॉइड देखे मीडियली आ गया, लेकिन ओलेकरनन आगे आ गया। रखना था ये ऐसे रखा तो स्टाइलॉइड मेरा इधर चला गया लेटरल, तो इसका तो ये साइड ही गलत है। दो पॉइंट हर जगह मिलेगी, क्लेविकल में दो, ह्यूमरस में दो, स्केपुला में दो, रेडियस में दो और अल्ना में दो। हैंड के जो बोन्स होते हैं कभी भी टेबल पे अलग अलग नहीं रखे होंगे। 27 बोन, 27 हैं, आप ऐसे ही होंगे मेरा ख्याल है। 8, 5, 13, 13, 14, 27 बोन अलग अलग नहीं रखेंगे। हैंड रखा होगा पूरा का पूरा आर्टिकुलेटेड, वो कोई नहीं पूछेगा लेफ्ट का राइट का है, खुद ही आप समझ जाएंगे। जो उसका पाम वाला साइड होगा वो स्मूथ होगा, थंब जो होगा वो लेटरल होगा। आप बोलेंगे किस साइड का हैंड रखा हुआ है, तो आप रखेंगे कि राइट का है कि लेफ्ट। हैंड के बारे में कोई लाइट लेफ्ट नहीं पूछता, वैसे बोन्स आइडेंटिफाई कराता है कि नाम आते हैं कि इसको नहीं आते, बस इतना सफिशिएंट है। कभी भी अकेला बोन नहीं पड़ा होगा, एक कार पर उठा के देख लें, मुझे ही नहीं आएगा ये कौन सा है, समझ गए? ये नहीं होगा कि इसके फाइड अलग से पड़ा हुआ है, ये बताओ कौन सा बोन है, नहीं। आर्टिकुलेटेड हैंड बना हुआ पूरा, सारे जॉइंट के साथ पूरा हैंड पड़ा हुआ होगा उधर, ये सिलेबस में है, अलग से नहीं है। ये नहीं कि मेटाकार्पल उठा के रखें, ये कौन सा वाला मेटाकार्पल है, मतलब ऐसा जुल्म नहीं चल रहा है। ये ऐसे है, वो पहले से ही बोन कोई हाथ में उठा के नहीं आता, वो फिर मुझसे पूछा जाएगा दूसरा है कि तीसरा है, ये तो है ही फजूल सी बात। तो वहाँ इस तरीके से यहाँ पर नहीं होता। ये साइड डिटर्मिनेशन को लेके काफ़ी सवालात उठे हैं कि आप क्यों इस किस्म की चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं,
कि ये बोन राइट का है कि लेफ्ट का है। ये बच्चे क्लिनिशियंस बनेंगे, ये पेशेंट्स को डील करेंगे। और पेशेंट कभी भी अपना मेटाकार्पल हाथ में उठा के नहीं आता है कि मुझे पता चले कि फर्स्ट है कि सेकंड। ये बहुत इस किस्म की चीज़ें लेके बहुत झगड़े भी हुए। हमारा एक प्रोफेसर था सर्जरी का, ये एक दफ़ा ही हुआ हमारे बैच में, उस सर्जरी के प्रोफेसर का बेटा हमारे बैच फेलो था, वो एडमिशन साथ हुई हमारी। तो वो प्रोफेसर था वहाँ पर, वो था भी बड़ा झगड़ालू। लेकिन ये है कि जैसे एडमिशन हुई तो 1 महीने 1.5 महीने बाद टेस्ट था। टेस्ट वो जो हमारी टीचर थी ना, जो मैडम नासरा, बड़ी मशहूर थी, एनाटॉमी में पाकिस्तान में नंबर 1 थी। तो वो उसका एक टेस्ट का सिस्टम रखा हुआ था, मतलब हर रीजन के 5 टेस्ट होते थे, 5 टेस्ट। वो टेस्ट भी क्या, ये नहीं कि ये MCQ तो फलां, ये नहीं, फेस टू फेस टीचर के साथ। तो इतना मतलब माहौल होता था। मकसद है जो फर्स्ट ईयर में अभी अभी एडमिशन हुई है, 1.25 महीने बाद पहला, उसको कहते थे सब स्टेज। सब स्टेज टेस्ट का नाम था, सब स्टेज। ये सब स्टेज नाम ही पहली दफ़ा हमने सुना था कि टेस्ट का नाम सब स्टेज भी है। सब स्टेज 5 टेस्ट एक रीजन का, अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं, 5 टेस्ट, और 5 के बाद उसका फाइनल स्टेज। तो एक रीजन कंप्लीट, ऐसा दूसरा, ऐसा तीसरा, चौथा, ऐसे इस तरीके से। तो पहला सब स्टेज था एडमिशन के बाद फ़ौरन। अब मेडिकल कॉलेज का पहला टेस्ट देने जा रहे हैं, था सब स्टेज। लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। सुबह को टेस्ट, वो टेस्ट भी ये नहीं कि पेपर में ऐसे बैठ के करके जान छूटी चलो। हॉल इतना बड़ा, 350 स्टूडेंट्स, 20 टीचर बैठे हुए हैं, एक एक टीचर को 25-25 स्टूडेंट से टेस्ट लेना था, और एक ही हॉल में सब हो रहा था, जैसे ना मेला लगा हुआ होता है ऐसे। अब जो टीचर बैठा हुआ है उसके हिस्से में जो आ गए ना 30 स्टूडेंट, वो 30 ही बैठे हुए हैं लाइनों में, एक एक करके सबको बुला रहा है, वहाँ उसका टेस्ट ले रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं, कोई गलत बता रहा होगा तो बेइज्जती भी हो रही होगी उसकी वहाँ पर। कितने लोगों के सामने? 30 के सामने तो फ़ौरन, बाकी भी उसकी बेइज्जती सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट से ऐसे डरते थे टेस्ट से, वो सारा दिन रात पढ़ के सुबह को कुछ ना कुछ बताए, बेइज्जती ना हो, बस फेल भले हो जाए बाद में, वहाँ बेइज्जती ना हो। तो वो सब स्टेज था दूसरे दिन। तो उस सर्जन का बेटा जो है, वो सर्जन बोल रहा था कि मैंने रात को उठ के देखा 12 बजे, तो उसके हाथ में फीमर था, वो ऐसे 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 पढ़ रहा। 3 बजे उठा, तब भी उसके हाथ में फीमर था, वो पढ़ रहा। फजर तक वो पढ़ रहा है। तो उसको आया गुस्सा, वो बोलता ये क्या है इस फीमर में जो तुम बार बार पढ़ रहे हो? बोला डैडी ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसका मुझे साइड समझ में नहीं आ रहा है कि राइट है कि लेफ्ट। बस उसका कहना था। वो सर्जन भड़क गया। वहाँ उसको तो कुछ नहीं कहा उसने, बेटा था उसको कैसे कहता। सुबह को आ गया उधर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। अब वो मैडम जो थी उसकी क्लास फेलो भी थी। वो कॉरिडोर में आते आते उसको बोला नासरा कहाँ हो तुम? नासरा, मैडम के सामने हम नहीं जा पाते थे, मतलब मैडम के सामने जाके तो आदमियों की पतलून गीली हो जाती थी। अब उसमें जो है वो मैडम को बोल रहा है, मैडम कहाँ हो नासरा तुम? हम सब पता नहीं कौन फने खान आ गया, यासिर जरदारी आ गया, कौन आ गया। तो मैडम को बोलता है ये तुमने क्या यहाँ फंडा लगाया हुआ है, ये क्या लेफ्ट और राइट लगाया हुआ तुमने? पेशेंट का अपने हाथ में लेके आता है फीमर। माने मैडम की पहली दफ़ा हमने बेइज्जती देखी, बड़े खुश हुए हम लोग। पहले तो मैडम ने 1.25 महीने से हमारा दम बिल्कुल टाइट किया हुआ था। वो मैडम की बेइज्जती देखना ये तो नसीब वालों को ही मिलता है। तो उसको आके तो पहली दफ़ा पता चला कि ये जो लेफ़्ट राइट का जो फंडा मैडम ने सजाया हुआ है, ये जो तमाशा, ये दरअसल इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमने सर्जन के पीछे नहीं लगे, हमने जो मैडम ने बोला 2 साल हम उसी तरीके से चले। वो गलत भी पढ़ाया तब भी हाँ हाँ की हमने। लेकिन आपको गलत पढ़ाएं तो आप उठ के खड़े हो जाएं। आज वो ज़माना ही नहीं है। आज आप पेरेंट्स का ही कोई नहीं सुनता है, टीचर क्या बेचता है। तो कहने का मकसद है कि लेफ़्ट राइट की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी ट्रेडिशन वही है। बोन पढ़ा होगा, बोलेंगे कि लेफ़्ट का है राइट का बताओ, अभी भी ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि आप जब जाएंगे ना, ये सारी जितनी भी टीचर्स आपके एग्ज़ाम लेंगी सारी मेरी स्टूडेंट, और इन सबको मुझे पता है ये कैसी हैं। तो ये लेफ़्ट राइट आपसे पूछेंगे, वो सिंपल है। आप 2 चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो उठा के उसको आइडेंटिफाई कर लें, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देख लिया आपने, ये क्या है? अल्लाह। थोड़ा सा देख लें इसको पिक्चर में। ये क्या है? ओलेक्रेनल, और ये कोरोनाइड।
थोड़ा आप नीचे आएंगे तो इसमें तो आपको थोड़ी सी ट्यूबरोसिटी भी मिलेगी, इसको हम अल्नर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। आगे आए तो ये है क्या, स्टाइलॉयड, और स्टाइलॉयड के साथ जो लगा रहेगा ना ये, इसको कहते हैं हेड ऑफ द अल्ना। अब हेड ऑफ द अल्ना, जब अल्ना कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा रिस्ट जॉइंट में, तो फिर इसको हेड क्यों दिया है? ये कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन थोड़ा सा, तो इसको नेचर ने तैयार रखा है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा। ये मैं आपको जॉइंट्स में आगे चल के बताऊँ। तो ये अल्ना है, इसके थोड़े से लैंडमार्क्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद। इसको रख के सीधा आप आ जाएं इसमें, किसमें, हैंड में, और ये देख रहे हैं बोन्स, कौन से, कार्पल्स। अब देखें यहाँ जब बात आ रही है ना कार्पल्स की, लोग कार्पल्स वगैरह को रट लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ना रटें तो अच्छा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, शायद आपको बताया था, पता नहीं किसको। अब देखें यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले ही रो है 4 की कार्पल्स, और एक और रो है 4 की, 8 हैं कार्पल्स। ये प्रॉक्सिमल रो है जो रेडियस और अल्ना को देख रही है, तो जॉइंट्स में कंट्रीब्यूट करेगी। आगे से फिर ये है डिस्टल रो। इसमें आप देखेंगे थंब के साइड, ये पहला जो रो है ना, इसमें आप फील करेंगे तो आपको ट्यूबरकिल फील होगा, हो रहा है कि नहीं? ये उमूमन जब भी आदमी गिरता है ना कभी, खुदा ना खास्ता, तो जो ग्राउंड को आके लगता है ना, वो ये होता है, वो इसका फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो बोन है बड़ा मशहूर है, इसको हम कहते हैं स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड, क्या, इसको स्केफॉइड बोन कहते हैं। अभी आपको स्केफॉइड नया नाम लग रहा होगा, लेकिन जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो स्केफॉइड के फ्रैक्चर्स के बहुत सिनेरियो मिलेंगे आपको। फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड, फ्रैक्चर ऑफ, इतने मिलेंगे कि सबको पता होगा कि ट्यूबरकिल की वजह से ये चोट आती है, वो यहाँ कट जाता है, वो फ्रैक्चर हो जाता है इसका। क्या है बोन? स्केफॉइड। उसके बाद जो दूसरा वाला बोन आएगा, नेक्स्ट कार्पल, किस साइड से ले रहा हूं मैं? लेटरल साइड से। इसको नेचर ने थोड़ा सा ऐसे रखा है, कर्व्ड, ताकि यहां से टेंडन पास हो सकें। स्केफॉइड कर्व्ड है कि उभरा हुआ है? उभरा हुआ है, तब तो ट्यूबरकिल बनता है। अगर ये भी उभरा हुआ होगा, नेक्स्ट भी उभरा हुआ होगा, तो ये जो सारे टेंडन्स यहां से होते हैं वो कैसे पास हो सकेंगे? तो नेचर ने इसको क्या रखा? कर्व्ड। और कर्व्ड हो गया तो ये हो गया मून लाइक, हाफ मून लाइक, चांद की तरह हुआ कि नहीं? मून लाइक होने की वजह से, वो मून को कहते हैं ल्यूनर, सन को कहते हैं सोलर, मून को कहते हैं, चांद ग्रहण को नहीं कहते, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, तो ल्यूनर कहते हैं। इसलिए इस बोन का नाम ही पड़ गया है क्या? ल्यूनेट। क्यों पड़ा है नाम? क्योंकि हाफ मून लाइक है। क्यों हाफ मून लाइक? ऐसे फैशन के तौर पे नहीं, जगह क्रिएट करनी है यहाँ से टेंडन पास कराने, इसलिए इसको कहते हैं ल्यूनेट। तीसरा जो बोन आएगा नेक्स्ट, और मीडिया ले आऊँगा, चलो उसका नाम रट लेते हैं। चलो एक आध तो रटा भी चलता है एनाटॉमी में। इसका नाम है ट्रैक्यूट्रियल। क्या नाम है? ट्रैक्यूट्रियल। अब आ जाएगा चौथा बोन। अब याद करें, मैंने यहाँ पर 3 मसल्स को उतारा था नीचे। ये था फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये था फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस ऐसे ऐसे फ्रिक्शन हो रही थी ना, तो पटेला की तरह इसके टेंडन में भी एक सिस्मॉइड बोन क्रिएट हो गया था। आपको पता है ना, मैंने बताया जब टेंडन फ्रिक्शन करते हैं ना ज़्यादा, तो टेंडन के सेंटर में एक सिस्मॉइड बोन, एक बोन क्रिएट हो जाता है ताकि फ्रिक्शन को रोका जा सके, वरना तो टेंडन टूट जाएगा। तो यहाँ एक सिस्मॉइड बोन क्रिएट हो जाता है। इस सिस्मॉइड बोन को कहते हैं पिस्सीफॉर्म बोन। क्या? ये आपका चौथा कार्पल है। ये याद आ जाएगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस की वजह से ये वाला बोन नाम याद आ जाएगा हमें। तो पहला कौन सा? स्केफॉइड, दूसरा ल्यूनेट, तीसरे का रट लिया था नाम हमने ट्रैक्यूट्रियल, तीसरा है ट्राई है, थर्ड है तो ट्रैक्यूट्रियल, और चौथा छोटा सा सिस्मॉइड बोन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस में पिस्सीफॉर्म बोन, सीड लाइक छोटा सा दाने जैसा। तो आपको रो मिल गई। वरना बच्चों को मैंने देखा है उन्हें रटते हैं, कोई ए से सी पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता है, मुझे तो ऐसे वोमिटिंग होती है ऐसा सोच के ही। लेकिन रटने से बेहतर है कि ना याद करें, रटने से बेहतर यही, तो याद ही ना करें। तो ये जैसे हम आगे आएंगे लेटरल से नंबर 1, 2, 3 और 4। अब मैंने मीडियल से शुरू करना है 5, 6, 7, 8। जो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इधर से एक बोन है, आपसे इसका क्या नाम है?
ये जो बोन है, इस बोन से एक प्रोजेक्शन आती है ऐसे, जैसे हैमर होता है ना, हैमर का हैंडल होता है जैसे हैमर की तरह। क्यों? हुक बना हुआ है उसका। अब हुक का क्या फ़ायदा? हुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ से एक आर्टरी है, वो हुक के अराउंड घूमती है ऐसे। हुक ना होता तो क्या घूम सकती थी क्या? तो ये इस 5वें बोन में एक हुक लगा हुआ होता है, वो हुक को ऐसे ऐसे घूमती है आर्टरी, तो आर्च बन जाती है। इस वजह से ये बोन है, इस वजह से ये हुक है। निकाल के लाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये बोन नहीं है, छोटा सा हैमर है, इसलिए इस हैमर का नाम पड़ गया हेमेट। तो हुक किसका है? हेमेट का। तो ये 5वें बोन का नाम तुम्हें याद आ जाएगा। क्यों? हैमर की तरह है भाई। क्यों? क्योंकि टर्न कर रही है यहाँ से तुम्हारी आर्टरी, ताकि आर्च बन जाए सी लाइक। वरना ये ना होता तो क्या आर्च ऐसे ऐसे टर्न करती आर्टरी का? नहीं करती। उसके बाद आपका छठा बोन है। छठा बोन इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा है, ये सबसे कैपिटल है, कैपिटल बोन। कैपिटल आपको पता है ना, हेड को कहते हैं कैपिट। हेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये सबसे बड़ा बोन है सेंटर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कैपिटेट। क्या नाम है इसका? तो छठा बोन है कैपिटेट। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बोन्स हैं ना आखिरी, वो ऐसे ट्रेपेजियम लाइक होते हैं। तो एक को कहते हैं ट्रेपेजियोइड, दूसरे को कहते हैं ट्रेपेजियम। तो कितने हो गए टोटल? 8 बोन्स हो गए। ये इस तरीके से यहाँ पर इनके नाम होते हैं। इसमें से कुछ बोन्स में आप अगर अपना दिमाग लड़ाएंगे तो उनका नाम आ जाएगा ज़बान पे। फ्रैक्चर, ट्यूबरकिल लगा हुआ है तो फ्रैक्चर तो देख लिया स्केफॉइड का, दूसरे को ल्यूनेट बनाया, तीसरे का चलो ट्राई है, थर्ड है तो ट्रैक्यूट्रल, चौथे का सिस्माइड बोन है, सीड लाइक है, छोटा सा दाने जैसा पिसीफॉर्म। आगे आया तो हेमेट है तो हुक ऑफ हेमेट है, तो हेमर है तो हेमेट है, और बीच में तो कैपिटल है कैपिटेट, और आखिर में ट्रेपेजियोइड ट्रेपेजियम। ये मिला के आपको 8 बोन्स इस तरीके से मिल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्पल्स। और ये ऐसे नहीं कि जुदा जुदा है, इनके साथ जॉइंट्स हैं, आपस में जॉइंट्स हैं इनके, इनको हम कहते हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स। ये देख लें आप यहाँ पर इसको, जॉइंट्स को ये देख रहे हैं आप यार, ये देखें यहाँ पर स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रल, पिसीफॉर्म, और आगे से ये से देखिएगा ये हुक निकला हुआ है, ये हेमेट, और ये इतना बड़ा, और यहाँ से ये 2 बोन बन जाएंगे ट्रेपेजियोइड एंड ट्रेपेजियम। ये है यहाँ पर, और देखें ये ऊपर से ये बोन ने ज्वाइंट बनाया किसके साथ? रेडियस के साथ, रेडियोकार्पल ज्वाइंट। उसमें स्केफॉइड भी यूज़ हुआ है, ल्यूनेट भी यूज़ हुआ है। और अन्ना दूर खड़ा हो गया, ये तमाशा देख रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज सच अभी नहीं है। थोड़ा आगे आएंगे तो ये नेक्स्ट रो मिलेगी, इसके बीच में जॉइंट्स होंगे, इंटरकार्पल जॉइंट्स, और इनके साथ जुड़े होंगे ये नेक्स्ट बोन्स, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। काउंट किधर से करेंगे नंबर? मीडियल से, लेटरल से, कि थंब से? थंब फिंगर्स जो होती है ना आपकी, इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक टीचर, बाकी स्टूडेंट। तो टीचर यहाँ कौन है और बाकी स्टूडेंट कौन है? तो हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? जहाँ टीचर खड़ा है। तो किधर से? थंब से। माने कहाँ से? मीडियल से, लेटरल से। एनाटॉमिक पोजीशन में थंब किधर है? लेटरल। लेकिन फुट का जो थंब है, यानी फुट का जो बिग टो है, वो मीडियल है। तो काउंटिंग वो जो शुरू से ही लेटरल से करते हो, कि जहाँ से टीचर होगा वहाँ से करोगे, तो फुट की काउंटिंग कहाँ से होगी? बिग टो से होगी। और बिग टो कहाँ है? लेटरल है कि मीडियल है यहाँ पर? तो यहाँ से मीडियल से काउंट होंगे। मीडियल लेटरल से नहीं होता है, जहाँ थंब, जहाँ बिग टो। तो उससे रिलेटेड जो मेटाकार्पल होगा वो नंबर 1 कहलाएगा। फिर वो मीडियल हो कि लेटरल हो, किस तरफ होगा? इसका फर्स्ट मेटाकार्पल लेटरल होगा और उसका फर्स्ट मेटाकार्पल मीडियल होगा। तो मीडियल और लेटरल से नहीं है, थंब या बिग टो से है। तो ये मीडियल, ये है हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि ये लिटिल फिंगर है, ये थंब है। अब यहाँ से हम देखें कि ये आपका मेटाकार्पल है, कोई भी एक पढ़ लें। ये इसकी अपर एंड है, ये इसकी लोअर एंड है, ये इसका शेफ्ट है। तो लॉन्ग बोन है, मिनिएचर लॉन्ग बोन। अब अगर इसको मैं ये कहूँ तो ये इसकी अपर एंड है, इसको बोलते हैं हम बेस। अपर एंड को क्या बोलते हैं? और इसको कहते हैं हेड, और इसको कहते हैं शेफ्ट। तो ये जो बेस है, ये किसके साथ ज्वाइंट बनाया इसने? कार्पल के साथ।
तो मेटाकार्पल कार्पल के साथ कैसे ज्वाइंट बनाता है? बेस कार्पल के साथ, तो ज्वाइंट बन जाता है कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। ये भी कार्पो मेटाकार्पल, ये भी और ये सारे कार्पो मेटाकार्पल अपने अपने कार्पल्स के साथ वो ज्वाइंट बनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कार्पो मेटाकार्पल कि ये मेटाकार्पल फेलेंजिस के साथ भी? किस फेलेंक्स के साथ? प्रॉक्सिमल के साथ। तो कौन बनाता है प्रॉक्सिमल? जो आप ये फेलेंक्स देखोगे हर फेलेंक्स के साथ यही है, अपर एंड लोअर एंड शेफ्ट, अपर लोअर शेफ्ट के बेस शेफ्ट एंड हेड। तो अब आप देखें हेड ऑफ द मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल, ये दोनों ज्वाइंट बनाते हैं। कौन सा ज्वाइंट? ये कौन है? मेटाकार्पल। और ये कौन है? तो ज्वाइंट का नाम पड़ जाएगा मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट। तो ये कौन किसके साथ ज्वाइंट बना रहा है? मेटाकार्पल की कौन सी चीज? हेड। किसके साथ? फेलेंक्स के साथ। फेलेंक्स की कौन सी चीज? बेस। ये आप, लेकिन कौन सा फेलेंक्स? प्रॉक्सिमल फेलेंक्स। तो बन गया क्या? मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट। ये भी वही, ये भी सेम सेम सेम, लेकिन थोड़ा आगे आए। फिर मिल गया तुम्हें डिस्टल, चलो यहाँ आ जाएं। मिल गया तुम्हें मिडिल, मिडिल मिडिल और मिडिल। ये भी क्या है? अपर एंड लोअर एंड, ये सारी मिडिल, ये अपर एंड लोअर एंड एंड शेफ्ट। अपर एंड लोअर एंड शेफ्ट। अपर एंड को क्या कहेंगे? और इसको हेड। ये जो आपने यहाँ पर देखा था ये अपर एंड लोअर एंड शेफ्ट, तो इसको हमने क्या नाम डाला? और इसका नाम, और ये बॉडी। अब ये जो जहाँ ज्वाइंट बन गया ये वाला, तो ये किसके बीच में? मेटाकार्पल और फेलेंक्स के बीच में, कि फेलेंक्स और फेलेंक्स के बीच में? कौन सी फेलेंक्स किसके साथ? मिडिल, प्रॉक्सिमल मिडिल के साथ। प्रॉक्सिमल का क्या? और डिस्टल का? तो ये जो ज्वाइंट बन गया ये दो फेलेंजेस के बीच में बन गया, इसको हम कहते हैं इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। ऐसे ही बोलेंगे ना ज़ाहिर, दो फेलेंजेस के बीच में। लेकिन जैसे ही नीचे आओगे, अब आ गया तुम्हारा डिस्टल फेलेंक्स। डिस्टल फेलेंक्स का ये क्या है? और ये तुम्हारी बॉडी। अब यहाँ भी तो ज्वाइंट बन गया ना, ये भी तो बन गया ना इंटरफेलेंजियल। किसके साथ? मिडिल का हेड, डिस्टल का बेस। तो ये ज्वाइंट बन, ये भी इंटरफेलेंजियल। तो इंटरफेलेंजियल कितने हुए? दो। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल, तो ये सारे जितने भी हैं इसी तरीके से। तो हर डिजिट में कितने कितने इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट होते हैं? दो दो। लेकिन थंब में एक होता है। क्यों? थंब में होता ही प्रॉक्सिमल और डिस्टल है, तो ये एक ही ज्वाइंट होता है। तो वी हैव जस्ट वन इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट इन थंब, वी हैव टू इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स इन रिमेनिंग 4 फिंगर्स। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो कि ये देखें, जैसे मैंने बताया ये मेटाकार्पल्स, ये इनके बेसिस, ये इनकी बॉडीज़, और ये इनके हेड्स। ऐसा ही नीचे आ जाओ तो ये आपके फेलेंजेस। फेलेंजेस में ये कौन सी फेलेंजेस? प्रॉक्सिमल। और ये डिस्टल नहीं, मिडिल। और ये जो हो गई ये डिस्टल हो गई। तो ये आपने देखा प्रॉक्सिमल फेलेंक्स के, ये देख रहे हो ये कि इनके ये प्रॉक्सिमल फेलेंसेस के ये आपको मिल गए बेसिस। सबके बेसिस दिखाए रहे, सबकी बॉडीज़, सबके हेड्स। इसी तरीके से ये जॉइंट्स बनते हैं और इस तरीके से ये तुम्हारा स्केलेटन क्रिएट हुआ है तुम्हारे अपर लिम्ब का। और अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, बोन्स में जाके, लेबॉरेटरी में जाके देखो इनको, और उसके साथ साथ इसको वीडियो देखो। फिर इसकी मैंने आपको पावर पॉइंट भी भेजनी है, अच्छे तरीके से उसको कर लो, आपस में डिस्कस कर लो। ये बोन्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे आपके, और इसी को देख के फिर आप अपनी लोअर लिम्ब को भी आगे बढ़ाएंगे। तरीका सेम होगा, लैंडमार्क्स डिफरेंट होंगे, वो चल के फिर हम उधर देखेंगे यहाँ पर लाइव। तो दिस वाज योर क्लास। अभी आप थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, थोड़ा फ्रेश होके, और फिर आ जाओ तो हम टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर। और अपनी कॉपी बना के जाओ जैसे भी है, जैसे मैंने बताया आपको। और किस तरीके से करेंगे, कैसे होगा, बैठेंगे आप ऐसे ही, लेकिन इधर उधर देखना नहीं है, अच्छे तरीके से तमीज़ के साथ ये पेपर आप करेंगे, ठीक है ना। और इधर उधर देखना नहीं है।